अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी आपकी? ये पूछ गछ मैं रोज़ आपसे करती हूँ। लोगों को लगता है कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने की कुछ टेक्निक्स हैं। अच्छा, कामयाब ज़िंदगी गुजारने की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? या तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हों, बहुत नाम हो, बहुत इज़्ज़त हो और एक मुकाम हो सोसाइटी में, तो आपको लगता है ज़िंदगी कामयाब है। फिर आपको लगता है अच्छा जी, अच्छी एजुकेशन ले लिया, आपको दुनिया के बारे में अवेयरनेस है और आपको पता है ज़िंदगी को किस तरह लेके चलना है, आपको लगता है ये कामयाबी है। साथ साथ आपको ये भी लगता है कि आपको एक अच्छा हमसफ़र मिल जाए, एक आइडियल लाइफ पार्टनर मिल जाए, ज़िंदगी में सुकून है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की कामयाबी है। तो आज मैं इसी को लेकर बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग जो इस जद्दोजहद में, जब हम पैदा होते हैं ना, तो बस पैदा होने के शऊर आने के बाद ये जद्दोजहद शुरू हो जाती है कि ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, कामयाब बनाना है। और अगर आप खुद नहीं बना रहे होते तो आपके अम्मी अब्बू आपको इंड्यूस कर होते हैं, कामयाब बनना है, अच्छी पढ़ाई कर लो, सीधे रास्ते पे चलो, नेक बनो। हर फैमिली के अच्छे जो ख़ानदानी लोग हैं वो अपने बच्चों के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ और बहुत सारी अच्छी बातें इंड्यूस करते हैं। वो तो और बात है कि कौन अच्छा निकलता है कौन बुरा निकलता है बाद में, लेकिन हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने औलाद को एक अच्छा शख्स बनाए, चाहे वो औरत हो या वो मर्द हो, वो एक अच्छा इंसान बने। सो उस चक्कर में कभी कभार एक भीड़ में कि कामयाब होना है, लोग कभी कभार अपना जो एम है वो ये बना लेते हैं कि अच्छा जी, हमें बस परफेक्ट बनना है। तो परफेक्शन चाहिए ज़िंदगी में, चाहे वो काम हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, स्पाउस की तलाश हो। और साथ साथ वो ये भी सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है। कभी कभार लोगों को ऐसा लगता है हम बड़े कामयाब हैं, हमने सब कुछ अवेल कर लिया, लेकिन हमें सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। फिर कभी कभार कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास मोहब्बत है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें अच्छा प्रोफेशन नहीं मिला। तो हर कोई थोड़ा बहुत प्यासा रहता है। तो अगर हम आज मोहब्बत की बात करते हैं कि सच्ची मोहब्बत किसका नाम है, मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है, तो कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हर ज़िंदगी में हर शख्सियत के दिमाग और दिल में इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है। बहुत सारे लोग जो कामयाबी की दौड़ में स्कूल कॉलेज में जा रहे होते हैं, वो वहीं पे सेटलमेंट शुरू कर देते हैं। उनका दिल किसी पे आ जाता है या दिल लग जाता है, तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ एक साथ पैरेलल चल रही होती है कि अच्छा जी, मेडिकल कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो साथ दोनों में हम आहंगी हो गई और उन्होंने शादी कर ली। मोहल्ले में है तो मोहल्ले में एक दूसरे को देखा और उसके बाद हम आहंगी हुई, मोहब्बत और प्यार हो गई और आपको लगा ये सच्ची मोहब्बत है, तो वहीं पे सेटलमेंट हो जाती है। सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको कज़न्स में, रिश्तेदारों में कोई बचपन से आपका क्रश होता है या अच्छा लग रहा होता है या अच्छी लग रही होती है, तो आप यही तय कर लेते हैं कि इसको हासिल करने के लिए मेरा एम है कि मुझे कुछ बनना है। सो कभी कभार ऐसा होता है कि कभी लड़की को पाने के लिए लड़के बहुत मेहनत करते हैं और उस एम तक पहुंचते हैं, सिर्फ उस लड़की की चाह के लिए वो कुछ अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि अम्मा ढूंढ देती हैं कोई रिश्ता और आप भाग दौड़ में लगे होते हैं अपनी लाइफ बनाने की, अच्छी जॉब हो, अच्छी पढ़ाई हो, और फिर आपको लगता है कि आपको सच्चा प्यार नहीं मिला। कहते हैं कि 42% जो शादियां ख़त्म होती हैं वो लव मैरिज वाली शादियां होती हैं। आई डोंट नो कि ऐसा है या नहीं है, कौन सी लव मैरिज, क्या टीनेज की लव मैरिज, क्या 20s की लव मैरिज, आई डोंट नो। बहुत सारी ऐसी शादियां मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने सामने ख़त्म होती देखी हैं, जो टीनेज में पढ़ाई के दौरान कर ली जाती हैं और उस वक्त पहली दफ़ा ही कोई आपको अच्छा लगता है तो बस आप उसी के हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप मैच्योर होते हैं तो आपको पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या गलती कर दी, मैंने तो स्पाउस गलत चुन लिया अपने लिए, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग वो नहीं था, मैच्योरिटी की तरफ नहीं था, वो फ़ैसले लेने की क़ुव्वत नहीं थी मेरे अंदर, या फ़ैसले नहीं लेना चाहिए था ये। सो बड़े हो के बहुत सारी मैच्योर एज में आप वो शादियाँ ख़त्म कर देते हैं कि ये हमारे लिए नहीं बना था या बनी थी।
तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए ज़रा इस पे तबसरा करते हैं कि बेसिकली मोहब्बत है क्या और सच्ची मोहब्बत क्या है, एक कामयाब शादी को चलाने के लिए किस तरह का स्पाउस चाहिए और क्या मोहब्बत शादी के बाद ख़त्म हो जाती है। आइए इस पे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। जो चिड़िया चहचहाई है, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज बहुत सारे कपल्स यहाँ आएंगे और अपनी दास्तान हमसे शेयर करेंगे। इनका दिल टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ है, ये मोहब्बत कैसे हुई, मोहब्बत के बारे में ही आज बात होगी। लेकिन मोहब्बत के बारे में बात करने के लिए कुछ अक्लमंद लोगों की ज़रूरत होती है और वो मेरे सोफ़े पे बैठे हैं यहाँ पे और ज़ाहिर है प्रोफेशनल हेल्प भी बहुत ज़रूरी है, आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप का एंड हो गया है, मगर अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो आपको लगता है ये तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है। सो बहुत सारी चीज़ें जिसकी खोज आप अपने रिलेशनशिप में नहीं लगा सकते। कोई तीसरा शख्स जो अक्लमंद है, वो कहते हैं ना कि नादान दोस्त को कभी अपनी ज़िंदगी में शामिल होने नहीं देना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं कि वो नादान दोस्त आपकी बर्बादियाँ मचाता है। सो कुछ जो अक्लमंद लोग मेरे इस सोफे पे मौजूद हैं उसमें शामिल है गज़ल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आपको अक्लमंद का। और अयाज समोन। जी हाँ, मुझे क्यों बुलाया? भाई मुझे पता है कि ये कितना अक्लमंद शख्स है। बज़ाहिर आपको लगता है कि हंसी मजाक मस्ती वाला है, लेकिन मुझे पता है कि दर की ठोकरें खाई, दर की ठोकरें खाई है, जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और ऑब्वियसली प्रोफेशनल हेल्प पे जाना है। तो ये तो मेरी फेवरेट बन चुकी हैं अपनी बातों के और अपने टैलेंट के ज़रिए। और मुझे लगता है कि मुझे और यासिर को भी जब कभी जाना होगा तो मैं इन्हीं के पास जाऊंगी। सो डॉक्टर सना यासिर हमारे साथ, रिलेशनशिप कोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। हाँ, सेम हियर। मुझे आपकी बातें सुननी है और बहुत कुछ सीखना है आपसे और सिखाना भी है। सो हमारे पास एक कपल मौजूद है यहाँ पे और ये हमारे साथ जो इस वक्त कपल है काशिफ एंड अस्मा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इससे पहले कि हम आपकी कहानी सुने, हम ज़रा चलते हैं। हम मोहब्बत की क्या डेफिनेशन है यार, तुमसे शुरू करते हैं। चलो, मोहब्बत की क्या? देखिए, मोहब्बत हर इंसान से एक अलग मोहब्बत है। हाँ। माँ बेटी की मोहब्बत अलग है, हाँ। एक दोस्त की मोहब्बत अलग है। मैं बता रहा हूँ मोहब्बत की अलग अलग कैटेगरीज है। इसको ना एक तरह ये मोहब्बत एक लफ्ज में तो आप चलो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हर इंसान के लिए वो मोहब्बत का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। अब जहाँ तक ताल्लुक है मियाँ बीवी की मोहब्बत का, आई गेस वो मोहब्बत का लफ्ज हमने क्रिएट कर दिया है। होना चाहिए दोस्ती। पता नहीं, लोग कहते हैं दोस्त, वो फिल्म का भी डायलॉग था कि दोस्ती नहीं। प्यार नहीं होती। नहीं, मियाँ बीवी में जब तक दोस्ती नहीं है प्यार नहीं हो सकता। दोस्ती बाद में डेवलप नहीं हो सकती प्यार होने के बाद। देखिए, अगेन वही वाली बात है, अक्सर लोग कहते हैं ना ये शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है। वो क्यों इस चीज़ को गेज करते हैं? क्योंकि एक्चुअली वो जो कनेक्शन होता है ना दोस्ती वाला, वो खत्म हो जाता है। दोस्ती बरकरार रहती है तो मोहब्बत बरकरार रहती है। हुक्मरान बन जाते हैं। ले चाय लेकर आओ। देखो हुक्मरान बन जाते हैं ना, चाय yes, लेकर आओ, yes. खाने में नमक तेज है। वो कंपेनियनशिप खत्म हो जाती है जब ये आप एक दूसरे के ऊपर सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं। तो बॉन्डिंग, वो पार्टनरशिप, वो कंपेनियनशिप जो जिंदगी भर चलनी चाहिए वो फिर खराब हो जाती है। प्यार दोस्ती है। अरे मैं बहुत चिल सी हूँ। मैं बन जाऊँ साहिल लोधी की तरह, प्यार दोस्ती। प्यार दोस्ती। जी गजल, आपके नजरिए में क्या है? मुझे तो लगता है कि वक्त के साथ साथ जो है वो प्यार के शेड्स डिफरेंट होते जाते हैं। यार मेरे मुंह की बात है। हाँ, क्योंकि प्यार अगर आपको किसी से है तो वो उसको बरकरार रखने में सिर्फ उसका हाथ नहीं होता है, उसमें आपका भी हाथ होता है कि आपने कितने पेशेंस के साथ, कितने तहम्मुल के साथ उस प्यार को बरकरार रखने की कोशिश की। क्योंकि हम अक्सर दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि उसने ये किया तो वो बस ख़त्म हो गया। तो लेकिन आपने क्या किया उसको बरकरार रखने के लिए? तो ये भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्यार तो रहेगा, डिफरेंट वो फिर कहते हैं प्यार एहसास में चेंज हो जाता है। जैसे हम डेफिनेशन देते हैं कि शुरू में जो है हवाओं फिजाओं की बातें होती हैं, उसके बाद वो प्यार ऐसे बदल जाता है कि आलू टमाटर की बातें हो रही होती हैं घर में। तो ये तो है ना। आप देखें, अगर फैंटेसीज में सिर्फ जिएंगे वो तो नहीं है ना। अगला फेज नहीं बताया उन्होंने। उसके बाद फिर दवाओं की लेकिन वो भी प्यार है ना। देखें, अगर खुदा ना खास्ता आपके पार्टनर में से किसी एक को कोई प्रॉब्लम हो जाए कुछ, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? अपने टाइम पे दवा ली तो फिर आपको वो बाम और वो जो सब वो भी स्मेल्स उससे भी। अच्छा, ये तो आइडियल सिचुएशन है कि कमर पे बाम लगा दिया। आपने दवा ली तो एक बहुत आइडियल सिचुएशन है।
आपने मेरी वजह से दवा ली, ये अलग बात है। सिनेरियो। हाँ जी, डॉक्टर सना। भाई मैं ये कहूँगी कि अगर साइंटिफिकली इस चीज़ को अप्रोच किया जाए तो लव की यूनिवर्सली कोई एक डेफिनेशन नहीं है, और हम जिस खत्ते में रहते हैं वहाँ प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून सब है। अच्छा ठीक है, ये महज इंटेंसिटी है किसी को जानने का, किसी के साथ कनेक्शन इतना डेवलप करने का कि वो कनेक्शन के स्टेजेस होते हैं। आप इनिशियली जैसे अयाज ने बोला फ्रेंडशिप इज़ द ईजिएस्ट, बिकॉज आप उसमें वल्नरेबल भी होना बुरा नहीं समझते, आप चाहते हैं किसी को जानना और अलाउ करते हैं कि वो भी आपको जाने। एक तरफा प्यार बहुत लोग कर बैठते हैं, बट वो एक्चुअली क्या होता है, किसी के बाल अच्छे लग गए, किसी की हाइट अच्छी लग गई, इंतहाई सतही चीज़ें होती हैं। हमें थोड़ा सा फिल्मीपन कम करके गहराई में जाना अगर हम चाहें, तब हमें ये अंदाज़ा होगा कि अच्छा क्या हमारे वैल्यूज़ सेम हैं, हमारे डिफरेंसेस ऐसे हैं कि हम निभा लेंगे। चंद वो चीज़ें जो कि इसमें मैं गज़ल से बात कर रही थी, एज चाहे फ़र्क कितना हो, कम हो ज़्यादा हो, चाहे आपका स्पाउस आपसे बहुत छोटा हो बड़ा हो, एज विल नॉट मैटर अगर जहनी हमाहंगी है तो। और वो जहनी हमाहंगी क्या है? अयाज उसको फ्रेंडशिप बोलेंगे, ये उसको प्यार बोलेंगे, मैं उससे कहूँगी डीपर कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन। अच्छा, जैसे मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत प्यार है, तो मुझे उसकी हर चीज़ से बहुत प्यार है, मुझे उसके हर रिश्तेदार से बहुत प्यार है। ऑनेस्टली मैं दिल से कह रही हूँ। तो उस दिन मेरे देवर जो है वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि भाभी आप इतना ख्याल रखती हैं हम सबका, आप कह रही है कि ये मिले, ये यहाँ चलें, पिकनिक पे चलें। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो फैमिली को लेके साथ में चल रहे होते हैं। तो मैंने ऐसे मजाक में उसको कहा, मैंने कहा देखो मेरा बेटा, उससे मुझे प्यार है ना, तो मुझे उसकी हर चीज़ से प्यार है, मुझे उसके दोस्तों से भी प्यार है, तो मुझे उसके फटे जूते से भी प्यार है, हर चीज़ से। तो मैंने कहा जब लैला पसंद होती है ना, तो लैला के कुत्ते से भी बहुत प्यार होता है। तो हंसने लगा, कह रहा है ये क्या बात कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं वैसे मिसाल के तौर पे कह रही हूँ। आपने इतनी अच्छी बात की है कि वाकई ही अगर आपको अपने हस्बैंड से प्यार होता है तो उससे रिलेटेड सब लोगों से बहुत प्यार होता है। इट्स नॉट जस्ट द हस्बैंड, सी ये वो कैफियत है जिसमें आप सारे रेड फ्लैग्स मिस कर जाएं। हाँ, यस, जो मेरी अम्मी कहती थी, जब दिल गधे पे आता है तो परी क्या चीज़ है? ये सबकी अम्मियाँ कहती हैं। लेकिन पता करो अम्मियों को बता कौन रहा है। लेकिन क्या होता है कि अगर वन साइडेड होता है ना, सिर्फ आप ही किए जाएं, आपको रिटर्न नहीं मिलता, तो फिर ऑब्वियसली आपको बड़ा दुख भी होता है। तो लेकिन तो क्या अगर जैसे आप किसी से प्यार करते हैं और आपको रिटर्न नहीं मिलता, तो क्या आपका प्यार मध्यम होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ? क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात थी कि अगर कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, तो अक्सर हस्बैंड्स कहते हैं यार इग्नोर करो, ये बड़ा दिमाग खाती है, इसको छोड़ दो, ये बातें करिए, इसको छोड़ो। जब आप उसको इग्नोर करने लगते हैं ना, आप ये बात याद रखें, वो आपके बगैर जीना सीख जाएगी। अगर आप उसको इमोशनली वो अटैचमेंट डिटैच करेंगे ना अपने आप से, आहिस्ता आहिस्ता वो सोचेगी अब मैं जो बातें करना चाह रही हूँ कोई मेरी बातें नहीं सुन रहा, तो छोड़ो यार, मैं अपनी किसी फ्रेंड से करती हूँ। कल को वो फ्रेंड चली गई, मैं अपने अंदर ही जो है वो अपने आप से बातें करने लगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वैसे ही आपसे दूर हो जाएगी। तो ये सिर्फ वन साइडेड नहीं होता है, ये टू एंड फ्रो होता है। तो वही मैं पूछ रही हूँ ना कि क्या चाहे मियाँ चाहे बीवी, जो दोनों में एक तो कोई होगा ना जो ज़्यादा प्यार करता हो, और अगर उसको वो रिएक्शन नहीं मिलता जवाब में, तो क्या उसकी मोहब्बत मध्यम हो जाती है? इसको मैं अगर ऐसे कहूँ कि हाँ मध्यम होती है, लेकिन मध्यम क्यों हो रही है? अगर आपको नज़र आ रहा है, एहसास हो गया है कि मध्यम हो रही है, तो आप ही उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है निदा, मेरी लव लैंग्वेज आपकी लव लैंग्वेज से फ़र्क है, ठीक है? मैं आपको अपनी लव लैंग्वेज में प्यार दे रही हूँ, आपके पास वो रजिस्टर नहीं हो रहा, ठीक है? अब अगले, ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहती हूँ अजम्पशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको बताना आता है? बताने और जताने में फ़र्क है। ब्लेम अगर हम माइनस कर दें तो हम बता सकते हैं कि देखो मुझे तब अच्छा लगता है जब हम ये करते हैं, या मैं चाहूँगी कि ऐसा और हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से वक्त बिताना या ये चीज़ें करना, एक्सपीरियंसेस लेना, टीवी देखना, कोई एक शो देखना, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, जब तक आप कन्वे नहीं कर रहे और रिसेप्टिव नहीं, यानी आप अलाउ तो करें कि वो भी आपको बताए उसकी लव लैंग्वेज क्या है,
5 यूनिवर्सल लव लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, आप उससे हट के नहीं करेंगे, उन्हीं 5 में आप फिट हो जाएंगे, तो ये तो आसानी हो गई ना। अगर ये चीज़ आपको मालूम हो तो आप इसको अपने 5 लिए कौन सी बता दे, मैं तो यूँ कुर्सी को नहीं पाएंगे, ये 5 जाननी है, ये कौन सी है? so just to carry the conversation forward, Ayaz, मेरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, क्वालिटी टाइम, ठीक है। हाँ। और अगर मैं यासर को ये नहीं बताऊंगी तो वो मुझे कभी गिफ्ट्स दे रहे हैं, का नाम भी यासर है। हाँ, हमारे दोस्त हैं वो, मेरे दोस्त हैं भाई, इनके दोस्त हैं, बहुत पुरानी। लोग कहेंगे कि ये इसके यासर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये वाला यासर मेरा तब का दोस्त है जब मेरी शेप भी नहीं आई थी। एग्जैक्टली। सो यासर को अगर मैं ये नहीं कन्वे करूँगी तो वो मुझे गिफ्ट्स दे सकते हैं, वो मुझे एक्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड अदर थिंग, तो वो मेरे किसी काम में हेल्प कर सकते हैं, चलो मैं तुम्हें ये करवा देता हूँ, अपने एंगल से वो हर चीज़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें ये बता दूं कि देखो हमने ये सब करके देखा, आपने वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन इज़ अनदर लव लैंग्वेज, कि जी मुझे सुनना अच्छा लगता है तो मुझे प्रेज़ किया करो, ये मुझे बताया करो तुम्हें क्या अच्छा लगा जो मैंने किया, अगर मैंने खाना अच्छा बनाया, अगर मैंने कपड़े अच्छे पहने, कुछ भी एनीथिंग, आई गेट योर अटेंशन दैट वे, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं ये बता दूँ तो वो फिर गिफ्ट्स नहीं देने में वक्त ज़ाया करेगा, ना पैसे ज़ाया करेगा, वो एक्चुअली वही करेगा जिससे हमारी कनेक्शन डीपर होगी। ओके, सो मध्यम होना जहाँ तक बात थी, हाँ, अगर नज़र आने लगे तो रिफ्लेक्ट खुद को करना चाहिए, क्या मेरे एंड से कुछ ऐसा मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ जिससे ये इग्नाइटेड रहे। मध्यम नहीं हो, ऊपर नीचे होता है सब, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजेबल होते हैं, जो मैनेजेबल हैं उनको तो मैनेज कर लें, राइट। अब जैसे अक्सर ये आपकी भी नज़रों से गुजरा होगा कि माएँ अपने बच्चों को पीटती हैं, मारती हैं, हाँ, बहुत बुरा भला कहती हैं। जिस दिन अपने हस्बैंड से झगड़ा होता है उनका, या सास से झगड़ा हो जाए, कहीं की भड़ास कहीं निकल रही होती है, बच्चा करे तो मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, बच्चा मैं तो कितना अभी प्यारा स्कूल से होता आया है, हूँ। लेकिन आपको अगर शौहर अच्छा नहीं लगता तो उसके बच्चे भी नहीं अच्छे लगते। ये भी होता है, तो ये बड़ी अजीब बात है। और जो आपकी बात बहुत गहरी बात कर दी। अच्छा नहीं लगता, किसी से मैंने पूछा, उनकी 2-3 मिसेस थी ना, तो मैंने कहा कि आप कैसे मैनेज करते हैं, कहता है मेरी पहली बीवी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, तो मैंने कहा फिर दूसरी शादी क्यों की आपने, कहते मेरा दिल चाहे ऐसी 2-3 होनी चाहिए। भाई ये क्या बात हुई बोला, तो वो जो तारीफ जो है ना, ये सिर्फ तारीफ नहीं होती कि आपका कोई एहसास ना करे और रात को जो है वो आप कहीं से भी घूम फिर के और आपके लिए फूल लेकर आ जाए, हाँ, या कोई गिफ्ट लेकर आ जाए, तो ये भी बड़ा एक सोचने की बात है कि वो प्यार, एहसास, वो केयर किस तरह के, जैसे आपने एक्नॉलेज करना ज़रूरी है और एक्सप्रेसिव मेरा ख्याल है होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कम होते हैं एक्सप्रेसिव, जैसे कोई खाना पकाया तो मेरा दिल करता है कि जब मैं अच्छा खाना पकाऊं तो मेरे हस्बैंड कहें क्या यार बड़ा अच्छा पका है। हाँ। अब वो कहता है इतने साल हो गए शादी के, अभी तुम्हें पता नहीं चल सक रहा कि मैं जिस तरह से खा रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। मैंने मेरे कहा, मियाँ फिर तो सिर्फ जब खाना ही पकाओ सिर्फ तभी तारीफ करते हैं बस। मतलब एक इंसान को सिर्फ खाने से ही प्यार है, सिर्फ खाना पकाओगे तो आप तारीफ उनको होगी। 5 टाइम का खाना खिलाना शुरू कर दें। और निदा अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, हाँ। बहुत तवज्जो देते हैं प्यार, तो ये भी आपके अपने हस्बैंड से एक प्यार का एक तरीका बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाता है निदा, इट्स नॉट जस्ट कि आपको हस्बैंड का ख्याल करना है या उसकी ताबेदारी करनी है या ओबीडियंस दिखानी है, इट्स एक्चुअली कि आप अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए आप दोनों ये डिसाइड करें कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। इनकी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, हमने बच्चों के सामने क्या स्टैंडर्ड सेट करना है। देखिए हर घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनको डील करने का तरीका भी होगा। जो तरीका आपने अपने माँ बाप का देखा होगा, आप रिजॉर्ट करेंगे उसको कि अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं समझ आ रहा तो मम्मा ने क्या किया था, डैडी क्या करते थे, ये बिल्ट इन होगा क्योंकि आपने एब्जॉर्ब किया हुआ है। फिर भी आपके हाथ में अगर वो तरीका आपके काम नहीं आ रहा तो आप बेहतर तरीके सीख सकते हैं, बशर्ते कि आप पुराने तरीके को अनलर्न करें। और सबसे डिफ़िकल्ट होता है अनलर्न करना। अब देखिए बच्चों को अगर आपने बीवी के साथ मिसबिहेव किया
उसको मारा पीटा, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ घर में, तो आपके वो चीज़ घूम के आपके बच्चों पे आएगी। आपकी जब बेटी होगी उसको जब पहली मार पड़ेगी शौहर से तो वो उसको नॉर्मल समझेगी। वो समझेगी मेरी माँ तो सारी जिंदगी मार खाती रही है। अगर आपके बेटे ने आपकी बीवी को कुछ किया, अगर उसके घर में ये सारा सिलसिला नहीं था तो उनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। तो ये आप सोचें कि जो एक्शन होते हैं ना वो स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप लड़कों को लगता है कि जिंदगी गुजरती ही ऐसे, और लड़कियों को लगता है कि हाँ भाई हमारे साथ अगर हो रहा है तो हमारी अम्मी के साथ भी हुआ है। वही सेटिंग बन जाती है ना, माइंडसेट। यानी कि हम अपने बच्चों के सामने जो भी अगर लवी डवी कपल भी है तो वो स्टैंडर्ड्स हम सेट कर रहे हैं, ये पैमाने हैं खुशहाली के। आप रोल मॉडल। हाँ। अब जैसे हमारे भी बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं इंजॉयमेंट के, सब चीज़ों के, लेकिन छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना वो इस चीज़ को बहुत जैसे आपने महीने में एक दफ़ा पिकनिक पे चले गए, कोई वेकेशन पे चले गए, तो वो पूरा महीना आप उसके शहर में होते हैं, खुश रहते हैं, आप बड़े प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह हमारे घर में हर संडे को बड़ा ओपन हाउस होता है, हम लोग गाने गा रहे होते हैं, कभी पड़ोसी आ जाते हैं, कभी फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो हमारा क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है आदतों में, हॉबीज़ में, सब, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। म्यूज़िक हमारी एक बहुत म्यूचुअल एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें हम इंजॉय करते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि इस रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए या इस रिश्ते को फिर से वो रिवाइव करने के लिए छोटी मोटी बातें हर घर में होती हैं। मेरे हस्बैंड से बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, और बिला वजह कभी छोटी सी एक मामूली सी बात होगी कि और हंसी आती है कि इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, और वो ऐसा क्यों हो गया। तो फिर क्या होता है कि आप अगर एक ही माहौल में रहते हैं ना तो वो पानी भी जो है, ठहरा हुआ पानी बदबू कर जाता है। तो थोड़ी छोटी मोटी चीजें थोड़ा सा ना करते रहना, वेव्स लानी चाहिए, बिल्कुल लानी चाहिए। और आई गेस इसमें ना एक और भी चीज़ है कि जिस तरह सना ने बताया कि वो जो हस्बैंड वाइफ की जो बॉन्डिंग है ना, ऑब्वियसली आपकी अगली जनरेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर एक बच्चा देख रहा है कि मेरी अम्मा अब्बा इतने क्लोज हैं, हंसते खेलते हैं, लड़ते नहीं हैं, अगर लड़ती भी तो प्राइवेट में लड़ते, हमारे सामने नहीं लड़ते, तो बच्चा भी अपने पेरेंट के साथ वो बॉन्डिंग करता है, वो दोस्ती करता है, वो चीज़ें शेयर करता है। उनको उसको दिख रहा है कि यार मेरे बाबा मामा के साथ शेयर करते हैं, मामा बाबा के साथ शेयर करते हैं, तो फिर अपनी भी चीज़ें शेयर करता है। जहाँ मियाँ बीवी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ वो रिजर्व नहीं रखते, कोई बातें नहीं करे आपस में, तो बच्चा भी फिर अपनी बातें नहीं बता रहा होता, क्योंकि उसको लगता है कि शायद यही नॉर्मल है कि अगर वो आपस में शेयर नहीं करे तो मैं भी नहीं कर सकता। ये तो छोड़िए, मैंने तो ऐसे भी सुना है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमें शादी ही नहीं करनी है। अगर ऐसे रिलेशनशिप देखते हैं, उन्होंने नेगेटिव रिलेशनशिप अगर अपने माँ बाप का देखा होता है तो उनका दिल और उनका यकीन हट जाता है इस रिलेशनशिप से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके अलग अलग कपल्स की कहानियाँ सुनेंगे ताकि हम थोड़ी सी और चीज़ इसको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अलावा एलैबोरेट कर सकें इस रिलेशनशिप को, जैसे हम हस्बैंड एंड वाइफ का मोहब्बत भरा ले। अभी से आ रहे हैं फ़ोन भाई, अभी डॉक्टर सना को कोई फ़ोन नहीं करे, शो के बाद करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। यूएसए मुस्कुराई है इस बहार जो आई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि लव मैरिज, मोहब्बत भरी शादी, क्योंकि हम वही बात कर सकते हैं। हमारे माशरे में वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है वो तो है ही नहीं बेसिकली। हमारे यहाँ शादी की डेफिनेशन भी बड़ी डिफरेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड से। हमारे यहाँ शादी एक फर्द से नहीं होती है। हमारे यहाँ मोस्टली लड़कियाँ खानदानों की शादी खानदानों से होती है शादियाँ। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल हमें फिर उसी तरह से सोचना भी है। चलिए देखते हैं, हम दूसरों की सोच देखते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या हमने आपको बताना है आज के शो पे। जी अस्मा एंड काशिफ हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप लोग? हमारी भी लव मैरिज हुई। मेरी दोस्त की शादी में मैं गई थी, ये लड़के वालों की तरफ से अपने दोस्त की शादी में आए थे, तो इन्होंने पसंद किया। और हमारे यहाँ ख़ानदान में शादी होती है, ख़ानदान से आउट नहीं करते, लेकिन इन्होंने रिश्ता भेजा। अच्छा। और मना कर दिया गया, अच्छे नहीं होता। पहले तो मैंने अपने घर वालों को एग्री करा, वो भी तैयार थोड़ा नहीं सा थे। जोर से बोलिएगा। पहले मैंने अपने घर वालों को एग्री कर रहा था, अपनी वालदा को, तो वो भी तैयार नहीं थी। अच्छा। कि वो कास्ट का मसला आ रहा था। अच्छा। तो उसमें काफ़ी इशू आ गए थे। फिर खैर उनको मनाने के बाद जो है मैंने थोड़ी टैबलेट्स वगैरह खा ली थी। टैबलेट्स खा ली? टैबलेट्स खा ली थी। ओह माय गॉड, नींद वेन की गोलियां? जी जी। गिन के खाई थी कि मैं बच जाऊंगा या क्या? नहीं, बस मुझे तो लगता है कि गिन के खाई थी, लेकिन वो थोड़ा ड्रामा था। नहीं, ड्रामा नहीं था, हकीकत थी। मेरे दोस्त हैं, गवाह हैं इन बात के।
तो 6-7 गोलियाँ थी, तो 2 दिन तक तो मुझे होश ही नहीं था। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया उसका। ओह माय 2 दिन बाद तकरीबन जो है वालदा जो है मारी थी, एग्री करी थी। फिर उसके बाद में वालिद साहब भी मान गए भाई थे। सिर्फ ये फैसला आपने उनको शादी में देख के कर लिया था कि इनके लिए गोलियां खा 4 दिन दोस्तों से शेयर करी थी ये बातें। फिर अच्छा। उन्होंने बोला नहीं, कोशिश करके देखो। उन दिनों मेरे बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, तो बस ये था इनको कि कहीं कोई और ना ले उड़े। तो और ये था। आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो गई थी नहीं, उस उस वक्त नहीं हुई थी। अच्छा। फिर जब बिल्कुल इन्होंने एक तरफा चल रहे थे। हाँ यार, एक तरफा में गोलियां खा ली। हाँ, और जब घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे। फिर घर वालों को मनाया, फिर हमारी साइड पे आए, तो उस वक्त ये हॉस्पिटल में थे। तो जब हमारी साइड पे आए तो मेरी वालदा बहुत नरम दिल की हैं। उन्होंने कहा जिस लड़के ने तुम्हारे लिए ऐसे किया है तो वो तो बहुत तुम्हारा ख्याल रखता है। पहले तो वो भी नहीं मान रही थी। वो भी डर गए होंगे भाई, तो बात बात पे गोलियां खा बाद लेते। में जब उनको पता चला कि हॉस्पिटल में हूँ तो फिर उन्होंने एकदम से कि हमें भर ली थी। फिर उनके वालिद साहब की तरफ से भी आया कि एकदम से आपने क्यों हाँ कर दी। लेकिन वो जाहिर बात है पठाने, तो उन्होंने हम फ़ौरन पठाने, बोला हमारे यहाँ नहीं होती ना अच्छा। कि बाहर नहीं, शादी। कि वालदा ने बोल दिया, यानी कि मेरी सास ने बोल दिया कि नहीं ठीक है। तो फिर उन्होंने बात को एग्री करा कि ठीक है, हमारी तरफ से हाँ है। अच्छा, इस तरह हुई आपकी इस तरह शादी। हमारी शादी हुई। तो अब ये पूरी जिंदगी कितने ताने देते रहे, मैंने तुम्हारी वजह से गोलियां खाई। बस यही ताने हैं अब जिंदगी में ज्यादातर। ताने को छोड़ दे, धमकी तो नहीं देता, कुछ करोगे तो गोलियां खा लूंगा। नहीं, अब मैं धमकी देती हूँ, खिला दूंगी गोलियां। करनी पड़ती है ना। फिर देखें वो जो चीज़ें पहले थी, अब जैसे फिर हमारी कॉल्स पे बात होना शुरू हो गई। अगर हम बहुत टाइम दे रहे हैं, बात करो ना, बेबी कुछ बोलो ना, खामोश ना रहो ना। अब अगर बेबी बोले तो खामोश, अब कुछ बोलना नहीं। तो अब इतना डिफरेंस आ गया ना ये इतने सालों पहले आराम से बात हुआ करती थी, अब जो है वो आवाज़ बहुत तेज़ होती है। अच्छा, अब बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आपको पता है कहाँ का गुस्सा कहाँ निकलना है। तो ये होता है, और ये होता है, वाकई होता है। तो ये है कि पहले मैं अगर कहीं जा रही हूँ और मुझे कहीं हम लोग प्लान बन गया कि हम पार्क जा रहे हैं और इन्हें पता चल गया, तो हमारे पहुँचने से पहले ये वहाँ गेट पे मौजूद होते थे, पार्क में। अच्छा। बस देख लें किसी तरीके से। हाँ। तो लेकिन अब अगर हमें प्लान करना है तो इनके पैर दबाने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं बच्चे भी खुश होते हैं कि अब इनके पास टाइम नहीं है। पहले जिम्मेदारियां नहीं थी, अब जिम्मेदारी बहुत हो गई है। हाँ। बच्चे हैं। अब ये कहते हैं, लेकिन हम तो उसी चीज़ में अभी तक हैं ना, उस हसीन बातों में, अभी गोल्डन शहर में पीरियड हम निकले उस नहीं हैं अभी तक। पीरियड को कहते हैं गोल्डन पीरियड। हाँ, बस ये है। तो बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि पहले अगर मैंने कुछ पकाया है, मैंने आज ये पकाया है, अच्छा तुम भेजो तुम्हारे हाथ का खाना, उफ वाह वाह, इतनी तारीफ़ें होती थी कि मैं समझती थी मैं पता नहीं कहाँ से उतरी हूँ जो मैं खाना ऐसा पका रही हूँ। अब मैं खाना लगाती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, खा रहे हैं। भाई बताएं ना यार, इतना टाइम नहीं होता। हर वक्त तो तारीफें नहीं हो सकती ना, बस खा रहे हैं, खा लेते हैं। लेकिन जबकि अब कभी तो थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दिया करें ना। बस ये है कि वो न्यूज़ देख रहे होते हैं या कोई भी मोबाइल में कुछ है, तो बस अब खाना उसके साथ हो गया और मैं बैठी होती हूँ इंतजार वैसे में। देखिए, एक तो कम्प्लीमेंट करूंगी मैं अपने भाई को कि वो जो शिकायतें भी कर रही है ना, वो उनकी तरफ इतने प्यार से मुस्कुरा के देख रहे हैं। मैं भी यही कहने लगी थी। ये हमारा ज़्यादातर झगड़ा इसी बात पे होता है कि ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पहले इतना गुस्सा नहीं था, अब तुम्हारे अंदर भी, ये तो गुस्से वाले थे और अभी भी बहुत है। आपने उनको बहुत ठंडा कर दिया सारा, वो बेचारे मुस्कुरा के देख रहे हैं आपकी बातों पे। फिर वही पिछली वाली बातें आ जाती हैं कि आपने तो पहले ऐसे कहा था। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि गुस्सा ना करूँ, लेकिन इनकी बातें ऐसी होती हैं कि वो गुस्सा आ जाता है। बच्चों पे गुस्सा निकालना, अब वो बच्चे स्कूल से आए हैं, आजकल 1:30 से 2 बजे तक आते हैं, वो थके आ रहे हैं, गर्मी कितनी होती है हमारे यहाँ, उनको आते के साथ ही वो फ़ौरन चेंज कर, आए हैं पसीने हो रहे हैं, बैठेंगे, पानी पियेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। फिर मदरसे का टाइम है, कारी आने वाले हैं, तो अब उन्हें जल्दी जल्दी तैयार करना है ना। तो फिर मैं एक ताना देती हूँ, जैसे तुम्हारे अब्बा सुस्त हैं ना, ऐसे तुम लोग भी सुस्त हो। तो बस ये हो जाता है। तो ये तो आपने ट्रिगर कर दिया, झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले मैं इतने गिफ्ट्स भेजते थे, इतने गिफ्ट्स भेजे हैं हमारे, वो 3 साल की जो हमारी एंगेजमेंट रही कि मैं हैरान होती थी, इतने गिफ्ट्स आते थे हमारे। सुनिए, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर सिर्फ आप अपने आप को उस जगह पे रख के सोचें, अगर ये आपको ये कहें कि आपके फादर जो हैं वो तो इस तरह से थे ना, इसीलिए तो तुम्हारी माँ ऐसी थी, तो तुम इस तरह की हो, तो कितनी तकलीफ हो गई है ना। अब लेकिन देखिए ना, मैं बहुत हद ये तक तो कोशिश गुस्से का जुमला है ना। हाँ, भड़ास और भी तो क्या? निकालनी है कहीं ना कहीं तो भड़ास निकाले, कहीं और निकाल दे, भाई को चलती बस में चढ़ा दूंगा, कोई लेने देने, बच्चे स्कूल से, इनका क्या कसूर है भाई। नहीं, ये उस टाइम तक घर पे होते हैं ना, उस टाइम तक घर पे होते हैं, ये बच्चों के स्कूल से आने के बाद ये जाते हैं, तो इसलिए वो टाइम पीरियड ये देख रहे होते हैं। हाँ, तो अगर नहीं होते तो इनको नहीं पता चलेगा। तो आप देख रहे होते तो आप हेल्प करा लिया करें। करते हैं हेल्प, बस ये कहते हैं गुस्सा ना करो बच्चों पे, कोई ऐसी बात ना करें। लेकिन जाहिर है बच्चों को हमें टाइम से तैयार करना है। बच्चे लेट गए, अभी
गर्मी से आए हैं, थोड़ा सा एसी चला दें, आराम क्योंकि से बैठें। जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाती है ना, फिर कारी साहब बच्चों को डांटेंगे और फिर मुझे भी साथ साथ के टाइम 1 घंटा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम का बच्चों को असल में मुझे बच्चों को थोड़ा आराम करने का, सुबह 6 बजे के उठे हुए होते हैं, 6 बजे से 1:30 बजे आ रहे हैं, फिर वो थोड़ी देर बैठ जाएँ तो कोई मुदायका नहीं है। कई साहब आ रहे हैं, आ जाते 5 मिनट वो भी बैठ कर सकते हैं, बच्चे खाना खा लें सुकून से, फिर पढ़ लें, फिर उसके बाद फिर ट्यूशन भी जाना है, फिर वो रात को जल्दी सोना भी है, फिर असल में अच्छा आप वापस आए जरा, आपने कहा था गिफ्ट्स देते थे पहले, ये पॉइंट्स जरा उस हिसाब से जल गिफ्ट्स बहुत इतने गिफ्ट्स भेजे हैं, मैं हैरान होती थी। मैं बोलती थी मैं कहीं की शहजादी हूँ भाई, अच्छा। क्या इतने गिफ्ट्स आते हैं। अब जब मेरी बर्थडे होती है तो मुझे रात के 12 बजे ट्यून लगानी, हैप्पी बर्थडे इनके कान पे लगानी पड़ती है। ये देखें तो मतलब काम का बताना इतना पड़ता है लोड कि है। बर्थडे है, कम से कम विश ये होता है। मैं आपको बताऊं अपना पर्सनल, मैं आपको वाकया बताऊं। मेरे हस्बैंड, मैं कनाडा में थी, कोई 10 साल हमारी गुजर चुके थे, मैं वहाँ रह रही थी। मेरे हस्बैंड जो है पाकिस्तान में आए थे जॉब के सिलसिले में, 1-1.5 साल यहाँ पे रहे। तो मेरे भाई ने मुझे इनवाइट किया कि आओ घर पे खाना बना खाने के लिए। तो मैं वहाँ पे गई तो ज़रा फेस्टिव लगा, कुछ बलून्स लगे हुए हैं, ये लगा हुआ वो लगा। तो मैंने अपने बेटे से कहा, ये मैं सच्चा वाकया बता रही हूँ, मैं अपने बेटे से कहा कि बेटा लग रहा है मामू की या मोमानी जान की कोई बर्थडे है या कुछ घर में जो हम मिस कर रहे हैं, जाके फूल ले आओ। मैंने उसको दौड़ाया, वो गया सामने से जाके फूल लेकर आया। जैसे वो फूल लेकर आया तो मेरे भाई जो हैं वो भाभी केक लेकर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अच्छा मुझे याद नहीं रही मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, और मेरे भाई और भाभी को याद थी, और मैं फूल मंगवाए मैंने, शायद उसके घर में कुछ हो रहा है। तो ऐसा होता है। और ना अब तो यकीन करें मैं अब इस बिल्कुल चीज़ से निकल चुकी हूँ कि बर्थडेज पे अगर कोई मुझे विश करे, मेरे हस्बैंड को याद रहे ना रहे, क्योंकि अब मैं ये सोचती हूँ कि जिस दिन हम बहुत खुश होते हैं ना, हम कहते हैं चलो चलते हैं डिनर पे, आज ही हमारी बर्थडे है, आज ही हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो चीज़ों को जो है ना इस तरह से अगर बिल्कुल हम दिल लगा लेंगे ना, छोटी चीज़ों में किसी ने विश नहीं किया तो हम नाराज़ हो जाएं। ये तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो ज़रा इस तरह से बहुत ज़्यादा फील करते हैं। जिंदगी में जब आगे मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप भूल गए मेरी बर्थडे, भूल गए। मतलब लाइक 20s में जब मेरे साथ कभी ऐसा होता था कि मेरे मियाँ मेरी बर्थडे भूल गए या कुछ, तो मैं इतना माइंड करती थी। यही वाली कहानी अलाप रही होती थी कि भाई 2 दिन पहले मेरी सालगिरह थी, 11 को। एक मेरे दोस्त है, बहुत अजीज दोस्त है, आज सुबह मुझे कह रहे हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा थैंक यू। 2 दिन लेट है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? तो लेट ही कर दें, मतलब लेट ही कर दें ना, हमें तो याद दिलाना पड़ता है। अब हम भी उस चीज़ में जा रहे हैं कि हम हकीकत पसंद नहीं, बस ज्यादा साल तक और भूलते जाएंगे, फिर आप इम्यून हो जाएंगे। देखिए ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं। मैं थोड़ी देर ब्रेक में बता रही थी निदा को कि वो हस्बैंड जो है, वो वाइफ बड़े दावे करती थी, मेरा शौहर तो ये तारीफ, तो ये गिफ्ट, तो फला, तो उसके बगैर तो सोता नहीं है, इसके बगैर तो उठता नहीं है। पता चला उस हस्बैंड के 2 अफेयर्स चल रहे हैं कहीं बाहर, जो बेचारी बीवी को पता ही नहीं है, वो सिर्फ गिफ्ट में ही उसको खुश करे जा रहा है। तो ये क्राइटेरिया नहीं होता है। इससे मुझे तो लगता है कि ये सेट है। मैं भी अपने हस्बैंड को अगर ये कहती हूँ तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि वो जो ज्यादा लल्लो पच्चो करते हैं ना, तो पता नहीं होता अंदर कुछ और कहानी होती है। मैं कहा ये तुम लोगों ने अच्छा वो बना लिया है कि अगर हम नहीं करते। अभी देखिए ना, फेसबुक और इन चीज़ों ने कितना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया उन पागलों जो अक्लमंद है, ज़ाहिर है वो तो इन चीज़ों पे ट्रिगर नहीं होते हैं। लेकिन किसी ने, निदा ने डाल दी तस्वीर यासिर के साथ बैठी हुई है 5 स्टार में खाना खा रही है, तो मैं समझूंगी बस निदा की जिंदगी ही ऐसी है, सारा दिन ही निदा ये करिए। हालांकि ऐसे भी लोग हैं सिर्फ ये तस्वीरें डालते हैं, इसके बाद वो अपनी तरफ मुंह करके बैठा है, वो अपनी तरफ बैठा है। इस तरह के भी लोग हैं। ये फिर भी बहुत बेहतर केस है। अब तो जो डेली व्लॉगर्स हैं वो रोज रोज अपनी बीवी को महंगे महंगे गिफ्ट ला के दे रहे हैं। एक आम देखने वाला अपने घर में यही ऑब्वियसली कंपेयर ही करेगा ना कि यार एक फला अपनी बीवी को कभी कोई गिफ्ट दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, तो मोबाइल दे रहा है, कभी कुछ, एवरी सिंगल डे। प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता यार, हर कोई आप किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी थोड़ी जलाएंगे। हम जैसे लोग जो है ना, फिर ये चीज़ ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं कि ऐसा हो। अब पहले पिक्चर्स होती थी कि लाजमी एक सेल्फी तो हो जाए, अब तो बुलाना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी तो करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी करना चाहिए, चीजें तो चलनी चाहिए। क्या कहती हैं आप ये वाली जो शिकायतें, देखिए जो इनको शिकायतें है ना अपने हस्बैंड से, ये एक आम औरत जो मुझे उस वक्त देख रही है ना, उसको भी है। सो वक्त नहीं देना, अपने एटीट्यूड में चेंजेस आ गई हैं, तारीफ नहीं करना, कुछ प्रेज नहीं करना। अपने एटीट्यूड में चेंजेस दोनों के आए, ठीक है। सो अपना अपना जो एंड जो कंट्रीब्यूशन अपना अपना है, एटलीस्ट अपना अपना कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करें। एक बात जो बहुत वाजे हुई है कि प्यार आप दोनों में बहुत है, और ये बहुत ऑब्वियस है, इवन आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, ठीक है। सो मेरे नज़दीक आप लोगों को प्रॉब्लम कोई नहीं है,
बट हाँ, मैं पूछना चाहूँगी अस्मा, इन्होंने तो आपको देख के पसंद कर लिया, गोलियाँ भी खा ली, आप कोई से 3 गुण इनके बताएं जिसकी वजह से आप इनके साथ हैं और साथ ही रहना चाहते हैं। अभी तो देखें, जो चीज़ें मुझे जो शिकायतें हैं जब मैं इनसे डिस्कस करती हूँ वो सेट हो जाती हैं, वो हो जाती है सेट, लेकिन फिर वही दोबारा तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि नहीं, अभी उनका सवाल ये है कि आपने इनको क्या देख के पसंद 3 कोई अच्छी चीजें बताएं। इनकी कोई सवाल 3 क्वालिटीज अच्छी। हाँ, अच्छा, इनके ख़ानदान में हमारे यहाँ जो पठान है हम लोगों का थोड़ा सा अलग अलग रहते, ज़्यादा उनमें इतना एका नहीं होता। इनके ख़ानदान में ये हमने बहुत देखा था कि इनके ख़ानदान में एका बहुत है। तो आपको एक तो भाई एका वाली भाई, आपको एका ये तो बहुत है। खानदान की बात हो गई ना। काशिफ में हिमसेल्फ, आप तो इनके साथ रह रही हैं ना। मैंने जो इनकी शिकायतें चीज़ें भी पसंद इनसे- की थी, वक्त की पाबंदी, और मुझे वो बहुत पसंद है। मैं खुद वक्त की बहुत पाबंद हूँ। ठीक है, मैंने वो देख के इनको पसंद तो किया कि आपकी हाँ, वैल्यू अलाइन हो गई यहाँ पे हाँ, एक। ठीक है। और अच्छा, एक तारीफ बहुत करते थे कि कोई छोटी सी भी चीज़ को नोट करना, किसी भी Admire चीज़ को करते थे। नोट पॉइंट आउट कर लेते थे। Acknowledge फौरन। करना। मैंने भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने नोट कर लिया। ठीक है, और अगर जैसे मैं जो भी कह रही हूँ ना और इनको नहीं पसंद आ रहा तो ये उसके मुताबिक ढल जाते थे, या फिर मुझे उसके मुताबिक ढाल लेते थे, बना लेते थे कोई ना कोई बात। ठीक है। अब अगर हमारे दरमियान किसी बात में Adjustment अच्छी कर नहीं है, लेते। अब अगर इख्तिलाफ है तो उसको कोशिश नहीं करते। ठीक है। मैंने ये पसंद किया यानी कि देखो, एफर्ट, पहले एफर्ट कर करते देते थे, थे। ठीक अब है। हम आहंगी लाने में, और अब वो कह मैंने रहे ये हैं देखा कि So- वो हर चीज़ में कर लेते हैं जहाँ बिल्कुल मुझे ठीक है। पसंद आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। काशिफ, इनमें भी तो ओवर टाइम बदलाव थोड़ा आया है। आपने तारीफ़ करना अंदाज़न कब छोड़ी, किस वजह से छोड़ी, या मसरूफियात इतनी बढ़ गई कि वो प्रायोरिटी नहीं रही? मसरूफियात बहुत बढ़ गई है, थक इतना जाते हैं, मसरूफियात बढ़ जाती है। अब थके आ रहा है, उसने खाना खाया, खाने के बाद जो है किसके लिए इतना थक रहे हैं काशिफ? इन्हीं के लिए, बच्चों के लिए। तो इन्हीं को बताना भी है ना फिर, तो तारीफ़ या एक्नॉलेजमेंट अगर कर देंगे तो ये कवर हो जाएगा। बिल्कुल। बताया जाता है, लेकिन हर रोज़ तो नहीं बताया जा सकता कि भाई ये चीज़ ऐसी बनी है, या ये ऐसा लग रहा है, या वैसा लग रहा है। एक आध दिन में तारीफ़ कर दी, मूड अच्छा हुआ तो तारीफ़ कर दी, फिर थके हुए तो होते हैं जब अपने टाइम तो 11 साढ़े अच्छा, 11 अगर थके हुए हैं तो थोड़ा सा यही बता दिया करें कि थक गए हैं, अब हिम्मत नहीं हो मैंने रही कहा ना, है जो कुछ। चीज़ें मैं इनको कहती हूँ कि ये चीज़ें मुझे बुरी लग रही हैं या इस वजह से हमारे दरमियान झगड़ा होगा, तो वो सेट कर लेते हैं वक्ती तौर से, और फिर उसको क्योंकि हम सब दोबारा। आदत के पाबंदी होते हैं। ठीक है, हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो ओवर टाइम डेवलप होती हैं। कोई भी एक प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन मॉर्निंग में जाते हुए, जिस वक्त भी आप जाते हैं, आप दोपहर में अगर जाते हैं, उस वक्त इनको अगर चंद अल्फाज बोलते चले जाएंगे कि भाई आज शाम को तुम ज़रा लाल लिपस्टिक लगा के बैठ जाना, या कुछ भी, ठीक है, ये कंप्लाई करेंगी, ये लुक तो फॉरवर्ड अभी कितनी करेंगी। खुश हो रही है, कह रही ठीक है है, मैं मुस्कुराहट अब देके देखिए ना, बता रही हूँ, ठीक है? लाल लिपस्टिक So- लगा के भी बैठ जाएं तो आके उनको फर्क नहीं पड़ रहा नहीं, होगा। वही मैं बात कर रही हूँ कि क्या अगर करें फिर? सी अस्मा, इनकी जो भी फरमाइश हो, मैं एक रिचुअल के तौर पे बता रही हूँ। अगर आप आज से ये शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल है, ये ज़रूरी नहीं है करना, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। एक रिचुअल स्टार्ट करो अगर, कि जी ये मैं रोज़ इनसे फरमाइश करता हूँ और रोज़ ये मेरी फरमाइश पूरी हो जाती है। फिर जो ये रोज़ फरमाइश करती हैं वो अगर आप पूरी करें, ये करने में 21 दिन लगेंगे ताकि ये आदत बन हैबिट जाएगी। बन जाए। तो 21 दिन तक हो सकता है, करना चाहें तो। इनकी फरमाइशें भी तो दिन में दिन बढ़ती चली जाती है ना। एक नहीं फरमाइश नहीं कर नहीं, दी, ये जहाँ जाते हैं ना, वो इनके रास्ते में है फ्लावर शॉप आती है। पहले इतने फूल आते थे, मेरी डायरियों में लगे हैं, वो सूखे हुए फूल, उससे मैं एक एक निकालती जा रही हूँ। जब गुस्सा आता एक निकाल के फेंक देती अच्छा, तो गुस्सा काशिफ पे नहीं है, हूँ। अब गुस्सा नहीं है वो फ्लावर्स। अस्मा, गुस्सा काशिफ पे नहीं है, क्योंकि वो फूल किसी चीज़ का सिंबल है। वो फूल नहीं चाहिए आपको, आपको उनकी वो उनकी अफेक्शन और जी। तवज्जो चाहिए, वो लव चाहिए जो उस फूल के पीछे है। इट्स नॉट द फ्लावर। और वो लव, अगेन मैं यही कहूँगी कि अपनी अपनी लव लैंग्वेज आइडेंटिफाई करें। आपकी जो वैल्यू इनसे मैच करती है वो है टाइम की पाबंदी, वो आपने खुद ही बता दिया, मतलब उसको हमें मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। यही बातें अगर आप लोग प्राइवेटली बैठ के 20 मिनट रोज़ कर सकें, बच्चे सो जाएं जिस वक्त, या आप लोगों से दूर हों, आप दोनों बैठें 20 मिनट अपने लिए इतना वक्त निकालें कि रोज़ थोड़ा सा अक्सर शेयर ऐसा कर होता लें। है सना कि वो जो 20 मिनट निकलते हैं उसमें एक दूसरे से शिकवे ही शिकवे होते हैं। और मोबाइल So, वो पूरा टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। सो उस 20 मिनट के चंद रूल्स रख लें कि जी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, मोबाइल साइड पे होगा। बातचीत हमारी होती है, लेकिन जब मैं बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो टाइम मोबाइल जो है ना, डेट की तरह ना, डेट मार लेना, डेट की तरह टाइम वही तो मैं चाहती हूँ, डेट वो वाली टाइम डेट। हुआ करता था, वक्त भी अच्छा, इतना नहीं है। जैसे आपको इनके लिए वो वक्त रोज तो निकालना नहीं टाइम पड़ेगा। निकल सकता नहीं, रोज़ डेट के नहीं। लिए, लेकिन देखिए बच्चे
हो जाने के बाद भी माँ बाप को या कपल को कहीं अकेले जाना चाहिए। निदा, हमें मैंने खानों डिनर्स पे देखा है, बच्चे रो रहे हैं, चुन्नू मुन्नू ये वो, और अम्मा बेचारी उनके पैम्पर चेंज करने और बाथरूम में जाने में लगी हुई है। यार साइंस ये प्रूव करती है, निदा साइंस ये प्रूव करती है कि आपको डेट के लिए ना बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। वो 20 मिनट आपका अपना टाइम है। चाय बनाए, कॉफी बनाए, 10 मिनट काशिफ को मिले, 10 मिनट अस्मा को मिले, 10 मिनट तक आप जब ये बोल रहे हो तो आप सुने, और जब आप बोल रहे हो तो ये सुने। उस वक्त आपको एक दूसरे को सिर्फ एक्नॉलेज करना है, बहस करनी ही नहीं है। एक्टिव लिसनिंग इज पार्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है इतना तहम्मुल ज़रूर रखें, बेशक गुस्सा आए। देखिए गुस्सा नेचुरल है, एंगर इज़ अ नेचुरल इमोशन, एग्रेशन इज़ नॉट। इंटेंसिटी का फ़र्क हो जाता है। एंगर आपको आ सकता है, आप ट्रिगर हो सकते हैं। अगर आप उनके फादर के लिए कुछ बोलेंगे वो लाजमी ट्रिगर होंगे। बिल्कुल उनके ऊपर है कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं बाज़ाब्ता तौर पे मैं ये सिखाती हूँ लोगों को कि आपने रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्शन से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, एम्पलीफाई होता है। आपके हाथ में, क्या मैंने इसमें एनर्जी डालनी है, क्या मैंने इसको तूल देना है, मैंने क्या करना है इस वक्त, मुझे एंड रिज़ल्ट क्या चाहिए। अस्मा आप दोनों में इतना प्यार है कि आप दोनों अलहदगी तो नहीं चाहते, बच्चे भी हैं साथ। आपको सिर्फ डिज़ाइन करना है एक थोड़ा सा खुश और बेहतर फ्यूचर। आप रोज़ 20 मिनट जॉय प्लांट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और 20 मिनट आपकी कितनी भी जिम्मेदारियाँ हों सब इन्हीं के लिए, तो वो 20 मिनट निकालना मुश्किल वो नहीं 20 होगा। मिनट जब मैं इनको देता हूँ तो जब तक ये नाराज़ हो चुकी होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुरानी वापस बात आके नहीं कर रही, continue आज की बात कर। एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, और डिफरेंसेस वो छोटे छोटे वो बड़े बन जाते हैं। तो वो बड़े बनने ना दें, अगर उसमें तो दिल को थोड़ा बड़ा बका करें, है। मजबूत करें, वो बार बार छोटी छोटी चीजों पे टूट ना जाए। हाँ एग्जैक्टली ये बात हुई ना कि दिल को इतना मजबूत बना लें, इम्यून हो जाए उन छोटी छोटी जो नादानियाँ जिंदगी में इतना भी ना करें कि लोग कहें आप बहुत पत्थर दिल हैं। हाँ ये भी है। इट नीड्स टू बी अ गुड बैलेंस। हाँ अच्छा, जो पिछला हमारा कपल था उसका कंक्लूजन अगर हम बताएं तो फिर अगले कपल की तरफ चलें कि उनकी ज़िंदगी के बीच में आपको क्या लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। ऑल दे नीड टू डू इज़ पास्ट में जो करते रहे और उनको अब वो सर्व नहीं करा, दे नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न। 20 मिनट का जो मैंने बताया था उनको, अगर वो डेली ये प्रैक्टिस आज से शुरू करते हैं तो वो डिज़ाइन कर रहे हैं अपना फ्यूचर। वो पास्ट में नहीं घूम रहे कि ये ऐसे करते थे वैसे करते थे या ये यूँ थी। आज अगर बात करनी है तो फ्यूचर डिज़ाइन करने की बात करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपने पास्ट को लेके कुड़ता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी अगला जो मेरे पास कपल है वो है फरमान एंड निम्रा। छोटे से हैं दोनों, यंग एज में शादी हो जाती है ना। मैंने कहा ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप बताएं ठीक है? बिल्कुल ठीक जी। सो जी जल्दी जल्दी शादी कर ली आप दोनों ने, हैं? बस वो कहते हैं ना कि ये मेरे एरिया में रहती थी तो बस पसंद आ गई। तो हमारा ये था कि इनके घर वाले जो होते ना स्ट्रिक्ट होते हैं ना, पर्दे वाले होते हैं। तो इनका ये कि लव मैरिज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, आपको आइडिया होगा। हाँ। तो बस ये कि रिश्ता भेजा और हो गया। लेकिन आपने इनको कैसे देखा जब ये बिल्कुल ही मैंने इनको ना बचपन में पहले देखा था। अच्छा, ठीक है। फिर बचपन उसके बाद मतलब कि समझ लें आप, बचपन तो आपको पता है फिर नॉर्मली हम खेलते थे। हाँ। उस टाइम बचपन था। फिर काफ़ी टाइम के बाद मेरी इन पे नज़र पड़ी थी जब ये फर्स्ट टाइम मेरी सिस्टर के साथ मुझे दिखी थी। अच्छा ठीक है। और देन फिर मैंने इनके घर मतलब कि ना अपनी सिस्टर से मैं बात की ना कि मतलब कि आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। तो मैंने अपनी सिस्टर के थ्रू इनके पास एक खत होता है, खत प्रॉपर वो भिजवाया, क्योंकि इनके घर में अलाउ नहीं था ये चीज़, फ़ोन ना, इनके घर में फ़ोन अलाउ ही नहीं था। तो मैंने इनके घर खत भिजवाया था। हाँ। तो जिसके बाद इनका मतलब मेरा 1 वीक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, लाइक शॉक। और बिल्कुल सिस्टर ने बताया तो वो हैरान ही होगी, डर गई, थोड़ा सा सेम गई। तो मैं भी थोड़ा डर गया। तो मैंने बोला पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट। इनके वालिद साहब मेरे घर के बाहर खड़े भी हों। तो फिर क्या हुआ, ऐसा होता है नॉर्मली। भाई वो 1 हफ्ते तक राइटिंग समझने की कोशिश कर रही थी, लिखा क्या है।
क्यूट। वैसे पॉइंट है, मैंने उर्दू में लिखा था और वो थोड़ा शायर टाइप, वो उर्दू तो खैर नेक्स्ट क्या हुआ कि इनका रिप्लाई आ गया सिस्टर के थ्रू ना इसी लेटर के अंदर। तो इनको बस मेरा वही चीज़ इनको अट्रैक्ट कर रही है। इनका नाम पता था आपको? हाँ। पहले भी पता था? हाँ। मैंने कहा वरना ऐसा तो नहीं वो घर में सोच ही रहे हो कि खत आया किसके लिए? प्रॉपर सिस्टर को मैंने इनके हाथ में आके डाकिया पक्का था ना, बहन को भेजा था। डाकिया ने बताया था, अच्छा, सही। डाकिया ने पूरा नाम बताया था। इसलिए खत रिसीव हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी मतलब यूं ही खत चलती रही, देन फिर इनका हो गया मैट्रिक, ठीक है। मैट्रिक के बाद इनके हाथ फ़ोन लगा। अच्छा। हाँ, मैट्रिक के बाद फ़ोन लगा इनके हाथ में, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और मतलब कि मिलना जुलना हुआ। वो दिन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हर किसी को वो एक एक पल याद रहता है आपको ना, ठीक है। और फिर जब शादी के दिन आए, पहले तो जब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मुझे लगा इसके घर वाले नहीं, इसके घर वालों ने एक्सेप्ट कर ली वो चीज़, ठीक है, क्योंकि उनके वाले साहब ने कहा चलो अच्छा है कि रिश्ता मतलब वो मांग रहे लड़का, ठीक है। लेकिन इनके घर वाले नहीं मान रहे थे। इनके घर वालों नहीं, आपके घर वाले? सॉरी मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। तो मेरे घर वालों का ये कहा कि मेरी जो वालदा है ना, मेरी वालदा और मेरी वालदा की जो सिस्टर हैं, उनके बीच में उनकी बेटी के साथ मेरी बात, मुझे नहीं पता थी ये चीज़, उनके आपस में उनकी बात थी। तो उनका माइंड था वालदा का नहीं भाई मैं कराऊंगी तो अपनी बहन की बेटी से कराऊंगी मैं, ठीक है। तो फिर मतलब मैंने बहुत इंसिस्ट किया, ठीक है। और इसके क्या हुआ कि मैं घर छोड़ के चला गया। अच्छा। ठीक है, मैं समझ ले बिल्कुल ही गायब घर से। मैं लाहौर चला गया था दोस्त के पास, मेरा दोस्त है लाहौर के अंदर, मैं वहाँ चला गया था, ठीक है। तकरीबन 1 वीक हुआ, 2 वीक हुआ, देन फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कैसे ना कैसे करके कांटेक्ट किया और फिर उनको बोला था मैं ठीक हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलोगे? हाँ। तो छुपाने की क्या जरूरत है, आपको सबको पता है। अब तो हो गया ना, अब क्या। हाँ। तो मतलब क्या उन्होंने मतलब उनको बताया, मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन मेरी जो मतलब मेरी घर वाले मेरी बात मानेंगे तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। बोला हमेशा के लिए मैं चला जाऊँगा। अच्छा, अब शादी हो गई, अब हम शादी की बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो सारी गुडी अच्छी अब क्या प्रॉब्लम्स है? अब क्या हुआ है? शादी को कितना अरसा असल हो? कहानी तो अब शुरू शादी को 1 ईयर एंड 1 मंथ। अभी तो बहुत गया? अरे अभी तो वो है हनीमून पीरियड, अभी तो प्रोबेशन पीरियड में चल रहा है। टीथिंग पीरियड, इसको कहते हैं टीथिंग पीरियड। या देन फिर अभी के जो इश्यूज है ना, मतलब मुझे तो नहीं लगता मुझे हैं, इनको ही मुझसे हैं। अब तुम्हें बोलने का मौका देते हैं हम, इससे तो तुम्हें कोई बोलने का मौका नहीं दिया। क्या इश्यूज है? पहले इन्हें एग्रीमेंट किया था कि घर लेकर देंगे, अब ये घर लेकर नहीं दे रहे सेपरेट। अच्छा, पहले शादी से पहले एग्रीमेंट किया था जी कि लेके देंगे, पर कमिटमेंट की थी बेसिकली। हाँ, अब नहीं लेके दे रहे। और दूसरी चीज़ ये तो चले जाते हैं, फिर इनके जो पेरेंट्स है वो बहुत बातें सुनाते हैं, टॉर्चर करते हैं। अच्छा, मतलब लाइक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जी। और उसमें आप पनप नहीं पा रही हो लाइक जी। और इन्होंने शादी से पहले कहा था कि अलग रहेंगे। जी, अलग घर लेकर देंगे। हाँ, अब पता कि मुझे ये इशू फेस करना पड़ रहा है। मेरे मतलब हम लोग के मेमन ना, तो मेरे वालिद साहब का कारोबार है। अब मैं उनके कारोबार में उनकी हेल्प कर रहा हूँ। अभी तो मतलब मैं अपना कुछ सेटल नहीं कर सकता ना, अभी मैं उस चीज़ में मतलब रेडी ही नहीं हूँ। तो आपने कमिटमेंट क्यों की थी? अब मैंने ये नहीं कहा था मैं मतलब कि अब शादी करके फ़ौरन ही मैं आपको घर लेके दूंगा। मैंने कुछ टाइम लगेगा, मेरा साथ तो दो। अभी हमारी शादी हुई है। शाउट बहुत करते हैं। अब एक बंदा रात को आता है घर पे, ठीक है। अब मैं आके बैठूं और ये मेरी वालदा और मेरी बहन की बातें लेके बैठेंगे, आज आपकी अम्मी ने ये करा, आज आपकी अम्मी ने मेरे वाले में ये बोला, और फिर रोना शुरू कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो मजबूर होकर घर से बाहर चला जाता हूँ, इनफ। और तो कुछ कर ही नहीं सकते इनके साथ। मैं क्या करूँगा? मैं घर से बाहर चले जाता हूँ। तो मैं दोस्तों में चला जाता हूँ। पहले मैं जब शादी में शादी में तो भी घर से बाहर गया, शादियों को तो भी घर से बाहर गया। तुमने शादी किस लिए की थी? फिर इसको भी घर के बाहर ही रहने देते ना। नहीं, मेंटली डिस्टर्ब करती हैं ये, मतलब रोने धोने लग जाती हैं ये। उनको कौन संभालेगा? अब एक चीज़ अम्मी बहन है ना। नहीं, आप लायो बेगम, तो बेगम की जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना। और हमारे यहाँ ये बड़ी एक डिलेमा है निदा कि चलो अयाज तो पैनल पे है ना, बट लड़कों को ना इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं सिखाया जाता, ना इमोशनल मैनेजमेंट सिखाई ये जाती क्या बात की आपने? अयाज तो पैनल पे है। क्योंकि अयाज तो अच्छा बोल रहा है अभी तक। लाइक मुझे नहीं महसूस हो रहा कि इसने अभी तक कोई भी ऐसी ऑफ द टॉपिक बात की हो कि जिस पे कॉन्टेस्ट किया जा सके। ही इज़ वेरी मच ऑन पॉइंट। मेजॉरिटी मर्द इस तरह की बात नहीं करते क्योंकि उनको इमोशनल रेगुलेशन आती नहीं है। आती नहीं का मतलब ये नहीं कि सीख नहीं सकते, ठीक है। सिखाया नहीं जाता माओ की तरफ। नहीं सीखना चाहते नहीं है कि मसला भी है। हाँ, नहीं, दोनों वही वाली बात है ना कि पेरेंट्स आपका
जो पैमाना है वो सेट करते हैं, जब उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा ऐसा करते हुए। प्लस एक और चीज़, एंगर, मैंने पहले भी कहा, गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको चैनल करना सीखो। लड़के आमतौर से जिम चले जाते हैं चैनल करने के लिए, तुम्हारा तो कारोबार है, कारोबार का मतलब है तुम्हें खुद अपनी टाइमिंग सेट करनी है, ठीक है। सो तुम वक्त निकाल भी सकते हो, वक्त बना भी सकते हो, ठीक है। बेगम को सपोर्ट करने के लिए मैं तुमसे भी कहूँगी बेटा, तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि आंसू कोई लैंग्वेज नहीं होते, आंसू किसी को समझ नहीं आते। अपने आंसू ज़ाया मत करो, अपने आंसुओं को अल्फाज दो, और वो अल्फाज भी ऐसे दो कि तुम्हारे मियाँ के दिल तक पहुँचे, कान तक नहीं, ठीक है। तरीका होता है, कई चीज़ें एक तरीके से बोली जाती हैं। कोई भी स्पाउस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी मर्द भी क्रिप करते हैं, बट आमतौर से औरतें नैगिंग के लिए मशहूर हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी मुझे इसकी बकवास नहीं सुनी, मेरे माँ बाप के लिए क्यों बोल रही है, मेरी बहन भाई के लिए क्यों बोल रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई अपने सगों के लिए ना बुरा नहीं सुनना चाहता, और आपके पास रोज़ अगर एक ही बात होगी कहने के लिए, तो वो एक कान से सुनेगा, दूसरे से निकालेगा कि अगर माफ़ करो भाई। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि तुम्हारे पास कोई और एक्टिविटी है जिसमें तुम मसरूफ़ हो। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे तुम इसको भी सपोर्ट करो और तुम दोनों वाकई निकल सको जल्दी। कई बातें मैं एक साथ बता रही हूँ ताकि तुम लोग इस पर सोचो, मुझे जल्दी जवाब नहीं चाहिए, आगे तुम लोगों ने फ्यूचर प्लान करना है। जब शादी का सोचा था तो उस वक्त इकट्ठी खूबसूरत लाइफ ही सोची होगी ना। उस खूबसूरत लाइफ को डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम जो आ रही है वो आउटसाइड ऑफ यू टू आ रही है, बाहर से आ रही है। एक चीज़ होती है अलाउड इंटरफेरेंस, माँ बाप तुम दोनों के बीच में बैठ के अगर फैसले कर रहे हैं तो ये फैसले तुम दोनों ने लेने, उन्होंने नहीं लेने। उनको थैंक यू करो, एक्नॉलेज करो, अप्रिशिएट करो, और बोलो आपने जो कहा हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे, बट हम दोनों मिल के फैसला करेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है। और दूसरा, तुम्हें इसके माली हालात पता हैं कैसे हैं। अगर तो तुम्हें मालूम है तो फिर तुम अभी से एक अलग सेपरेट स्पेस डिमांड नहीं करोगी, क्योंकि अगर वो तुम्हें कह रहा है कि जी मैं अभी सेपरेट नहीं हो सकता, तो तुम पूछ सकते हो अच्छा ठीक है फिर कब। गेट अ टाइमलाइन फॉर योरसेल्फ। जब आपके सामने एक टाइमलाइन होती है तो वो गोल बन जाता है, जब गोल बन जाता है तो एक्शंस होते हैं। टाइमलाइन दी नहीं जा सकती इन चीज़ों में, क्योंकि अगर खुद भी नहीं पता होता कि हमें 4 साल के बाद इस लाइक होगा, कि मैं या एग्जैक्टली 2 साल के बाद होगा। जो मैं कहना चाहूँगी यहाँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, कि अभी इनकी इतनी इमेच्योर एज है, लड़के फिर बाहर निकलते हैं ना, उनको दुनिया का पता होता है कि कैसे लेके चलना है चीज़ों को, लेकिन लड़कियों को रोने के अलावा उस वक्त कुछ नहीं सूझता। उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे कैसे लेके चलनी है जिंदगी। निदा आइडियल टाइम है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करने का। इनको इस वक्त छोटी छोटी बात भी जो ससुराल की होगी ना, वो इनको बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि उसको मीनिंग, क्योंकि वो वाली बातें जो इग्नोर भी बंदा कर सकता है, वो उस एज में। पता है, देखिए ये तो अपना वेंट आउट करके आते हैं ना, ये जॉब कर रहे हैं पूरा दिन, दोस्तों से, लोगों से, हज़ारों चीज़ों से गुजर के आते हैं। उनकी कोई वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है। आप घर में रहती हैं बस, आपने पढ़ाई छोड़ दी है जी, तो आप एक तो उनको कोई हॉबी, कुछ ना कुछ आपने अपना फ्यूचर क्या प्लान किया बेटा? अभी तो उनके घर वाले कहते हैं कि घर का काम करो, ये है वो। घर का काम भी नहीं करती, और जब इनके मतलब के वालिदैन को बुलाओ ना इस बारे में बात करने के लिए, आपको तो कैसे पता चला कि नहीं करती? हाँ, घर वालों ने बताया, और मतलब अगर ये कहे कि मैं करती हूँ, वो कहे नहीं करती, तो फिर कैसे पता चलेगा? ये भी कबूल करती हैं। इनके घर वाले जब आते हैं ना ये कहने के लिए, मतलब जब कोई बात होती है तो इनके घर वालों को कोई शिकायत दो ना, तो उनको मतलब रोल के बुला देंगी। अच्छा, तो पहली चीज़ जो तुम लोगों को स्टॉप करनी होगी ना, वो ये होगी कि बाकी सबको इन्वॉल्व मत करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। इन्वॉल्व खुद ब खुद इस तरह होते होंगे ना, शिकायतें होती नहीं, ये छोटे हैं, हर कोई इनकी एज की वजह से ना निदा एजिज्म हो जाता है, क्योंकि बड़े समझने लगते हैं कि बस उनकी चलेगी क्योंकि ये दोनों छोटे। देखो अभी तुम लोगों के पास आइडियल टाइम है कि तुम लोग अपनी शादी को बेहतर करो, फाउंडेशन पक्की बनाओ, ठीक है। ज़रूर सुनो सबकी, लेकिन शिकायतों के लिए नहीं, मशवरे के लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो अभी से सीख लो तुम। तो अभी क्या करें? अगर इनके बड़े इनसे शिकायत कर रहे हैं बीवी की, तो इन्हें क्या करना चाहिए? निदा मुझे एक बात बताओ, अगर वो बच्ची घर के काम नहीं कर रही और कोई और एक्टिविटी भी नहीं कर रही, तो वो पूरा दिन कैसे वक्त गुजार रही है? क्या सिर्फ रील स्क्रॉलिंग हो रही है, डूम स्क्रॉलिंग हो रही है? शी नीड्स टू डू समथिंग टू डिज़ाइन हर फ्यूचर एज वेल। शादी में 2 लोग आते हैं साथ, इसलिए नहीं कि एक जो है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत प्यारी बात। दोनों लोग आ रहे हैं साथ, तुम बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हारी बीवी ने क्या करना है उसका फ्यूचर डिज़ाइन करो, उसके साथ बैठ के
जो तुम उसको इस वक्त करवा सकते हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज तुम उसको सपोर्ट करो, वो तुम्हें कल सपोर्ट करने लायक हो जाए। जब बीवी को पढ़ाओ और दूसरी बात ये है कि देखिए एक उदास बीवी, एक परेशान बीवी, आप सोचिए आगे जब आपके बच्चे होंगे तो वो उसको कैसी माँ मिलेगी। ठीक है, एक उदास और एक नाखुश माँ मिलेगी। तो आप ये भी सोचो कि इसके साथ आपकी नस्लों का फ्यूचर भी बिल्कुल वो है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि निदा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जैसे मैं एक किताब का हमेशा हवाला देती हूँ, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस, मुझे बड़ी पसंद है। उसमें औरत की कुछ बायोलॉजिकल नीड जो होती है ना, वो डिफरेंट तरह से बनी है, मर्द डिफरेंट बना है। मर्द होता है डूअर होता है, वो सोल्यूशन की तरफ आएगा अगर आप उसके साथ कोई चीज़ डिस्कस करोगे। औरत को तस्कीन होगी जब वो अपना कैथारसिस शो करेगी और वो चाहेगी कोई सुने। अब इनका सिर्फ आप हैं वहाँ पर, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो अगर ये कोई बात करेगी और हस्बैंड कहे कि यार बंद करो ये बकवास, मैं बेजार हो गया उसमें, तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसको सोल्यूशन से ज़्यादा उसको तस्कीन तब होगी जब उसको सुना जाए। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस बड़े। ये भी सोचना कि देखो अगर निम्रा तुम्हें कंप्लेन कर रही है, कंप्लेन के वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। वही चीज़ तुम बगैर कंप्लेन के, बगैर ब्लेम के कैसे कह सकती हो, इस पे गौर करो। लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ कर सकती हो। जो भी तुम लोगों की आपसी ताल्लुकात हैं, क्या सैंडविच अप्रोच हो सकती है? सैंडविच अप्रोच क्या होती है कि आपने पहले इनको वेलकम कैसे करती हो, वहाँ से बिगिन होता है। ये घर वापस आता है, क्या ये एक सड़ा हुआ मुँह देख रहा है, ये एक मुस्कुराहट देख रहा है, फ़र्क वहाँ से पड़ता है। यासी की पॉडकास्ट थी, उसने यही बताया था कि एक हस्बैंड वाइफ की इंटीमेसी भी आंखों से शुरू हो जाती है। ठीक है, वो कैसे कि आपका जो वाइब्स हैं, आपकी जो एनर्जी है, अगर ये गुस्सा करता है, तेज़ आवाज़ में बात करता है, तो ये इसलिए करता है कि इसने सीखा हुआ यही है। मेरे मियाँ को भी सबने यही कहा कि बड़ा कीजिए, बड़ा गुस्से वाला है। वो बड़े अरसे तक बड़ा गुस्से वाला था क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया था। ठीक है, सो अपने लिए तय करो मेरी शख्सियत कैसी है, मैं कैसी हूँ, ऑथेंटिक रहो। किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं होती, आपको साथ ग्रो करना होता है। छोटी छोटी सी बारीकियाँ हैं ये, अभी से ये लोग इस पे काम करें, इंशाल्लाह इन लोगों की भी शादी कामयाब होगी। और पता है एक इतना छोटी सी बात है, वाकई में आप उसको सेकंड करेंगे कि कोई भी बात अगर आप करती हैं ना, फ़ौरन से मैं रिस्पॉन्ड करूं या मैं 1 2 3 अपने जहन में गिनने की बात करूं, इतना डिफरेंस आ जाता है, इतना डिफरेंस। आपको एकदम से मैसेज आता है माइंड से कि नहीं, ये जो तुम करने जा रही हो ये नहीं, इसका कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब होगा, इसका नतीजा बुरा निकलेगा। तो बंदा थोड़ा सा बोलने से पहले, तुम क्या चाहती हो? हम तो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ मुझे सेपरेट घर लेकर देते। नहीं, ये तो तुमने एक जिद बना ली ना। तुम सेपरेट घर क्यों चाहती हो? तुम बकौल ये कि तुम अपने चोर जो हैं, जो अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा वो तुम काम नहीं कर पा रही, तो सेपरेट घर होगा तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सेपरेट घर लगता तो बहुत फैंटेसी है कि मेरा अपना होगा, लेकिन आपके ऊपर हर चीज़ की जिम्मेदारी होगी फिर। या तो फिर ये अपने पेरेंट्स को समझाएं कि ये इस तरह नहीं करें ना। क्या करते? तुम इनके पेरेंट्स से बात कैसे करती हो? तुम खुद क्यों नहीं बात करती? तुम्हारी उनसे दोस्ती क्यों नहीं हुई अभी तक? मैं करती हूँ, पर इनका आगे से रिस्पॉन्स इतना बुरा होता है कि मेरा ख्याल है एक तो पहले ये अपना कोई खाना पकाना घर के अलावा कोई प्रोडक्टिव किसी चीज़ में इन्वॉल्व करे अपने आप को। हर घर का एक रख रखाव होता है गज़ल, और ये शायद इनको शादी से पहले भी पता होगा। हर घर में औरत काम नहीं करती बाहर। नहीं, देखो बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए अब बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। नहीं, अगर आप ये बात करिए, हर औरत के अंदर वो टैलेंट होता भी नहीं, और हर घर के अपने नॉर्म्स होते हैं कि भाई पहले से बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ औरतें बाहर काम नहीं करती। कंडीशनिंग है ना ये। कौन ब्रेक करेगा इस पैटर्न को? क्या जनरेशनल ट्रॉमा ब्रेक नहीं होता? अगर कोई पाबंदियां हैं तो वो उस वक्त के लिहाज से थी, अब वो वक्त नहीं रहा। वक्त के साथ ग्रो करना जरूरी है। अपग्रेड तो किया जा सकता है ना। आप ऐसी वीडियोस देखें, आप ये भी देखें ना कि आप भाई पढ़ना चाहती भी हैं कि नहीं। आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं अपनी बीवी को पढ़ाऊंगा, ये वो दूसरा पढ़ना चाहता है कि नहीं। सो पढ़ाई क्या ख्वाहिशात देखिए, और जरूरी नहीं है कि, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि पैसे कमाने के लिए काम किया जाए। आप घर बैठ के, अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल्स हैं, आप बैठ के कुछ लिखें। आपके जब ये क्रिएटिविटी निकालेंगी ना, जब कोई आर्ट करें, कुछ भी करें। अच्छा, इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।
इस चीज़ पे अभी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंग कपल्स हैं जिनकी शादियां ख़त्म हो रही हैं क्योंकि वो अपनी शादियों को चांस ही नहीं देते, इमेच्योरिटी में शादी करते हैं और इमेच्योरिटी में ही ख़त्म कर देते हैं। तो इस टॉपिक पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम कुछ टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आज समझ मुझे अब आया कि हम क्या प्रोग्राम लेकिन पता है क्या है, देखिए हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं बियॉन्ड। जैसे मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में कभी रही नहीं, तो मुझे उसकी प्रॉब्लम्स का मैंने वो महसूस नहीं किए हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैं अपने हद तक बता सकती हूँ आपको। आप ये अपने एक तरीके से आप बता सकती हैं, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हूँ, एक तरीके से मैं बता सकती हूँ, एक तरीके से ये बता सकते हैं, मगर प्रोफेशनली तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए जहाँ हम पैसों, कपड़ों पे, जेवरों पे, शादी के वेन्यू पे सब पे जो खर्चा करते हैं ना, अगर हम थोड़ा सा 1-2 सेशन शादी से पहले अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई नई लड़की हमारे पास आ रही है, तो बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल। थैंक यू फॉर सेइंग दिस गज़ल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ें जो आप माँ बाप बच्चों को नहीं सिखाते और बच्चे वही रिपीट करते हैं जो उन्होंने देखा। देखिए ना, हर चीज़ हमने अपने माँ बाप से उनकी तरबियत के दौरान सीखी होती है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो वहीं से बिल्ट हुई भी होती है। मगर हम क्या करते हैं, जो हमने अपने अम्मा अब्बा की ज़िंदगी देखी होती है, हम उसको वही हेडिंग्स बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी की, रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। और निदा अगर हम जो हम पिछला हमारा जो सेगमेंट था जिसमें यंग कपल था और वो अपनी शादी के जो टीदिंग पीरियड कहते हैं इसको, वो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है उस पीरियड में, उसको अगर सूट करना है, क्योंकि यही वो यादें हैं जो आगे चल के जब आप बैठते हैं ना और सोचते हैं, तो आप एक सर्टेन एज बाद आप उन्हें मतलब उनसे इंजॉय करते हैं, नादानी में हंसते हैं। एग्जैक्टली। अगर आपकी यादें अच्छी होती है, अगर आपकी यादें अच्छी नहीं होती, वो बिटर होती हैं, तो आपको तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि उससे रिजेंटमेंट बढ़ती जाती है, आप बार बार वो ट्रॉमा को रिलिव करते हैं। बिल्कुल। सो उनके लिए तो कंक्लूजन ये था कि देयर एट अ वेरी गुड पॉइंट। अगर वो इस वक्त जो उनको हमने मशवरे दिए हैं उसमें से वो 1-2 शुरू भी कर लेते हैं। अब अगर हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि अगर यंग कपल है, लड़की भी इमेच्योर है, लड़का भी थोड़ा इमेच्योर है, मुझे ज़रा पॉइंट्स में प्लीज़ कंक्लूजन उसका बताएं। निदा, मैं बहुत सिंपल कर देती हूँ। वैसे तो ये मेरे प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, बट हम बात करेंगे माइंडसेट पे। आप फ्लेक्सिबल माइंडसेट है, फिक्स्ड माइंडसेट है। अगर एक चीज़ पे अड़ गए तो अड़ गए वाला सीन है, या आप ओपन हैं, अलाउ करेंगे दूसरा पर्सपेक्टिव भी शादी के हवाले से। मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट्स अ कमिटमेंट, ये कोई इवेंट नहीं है, ठीक है कि जी शादी हुई निमट गए, या जैसे आपने कहा जी घर दिला दो, अब घर दिलाने के बाद क्या होगा, ठीक है। सो दूसरी चीज़ इमोशनल रेगुलेशन, उस बच्चे को अगर लड़के ने नहीं सीखी हुई, जो कि मेजॉरिटी केसेस में होता है, सीख सकता है। इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि आप चीज़ें अनलर्न करके सीख सकते हैं। सेम गोज़ फॉर द गर्ल। लड़कियों को आमतौर से हम बोल देते हैं जी बड़ी इमोशनल होती हैं। इमोशन हमारी पावर है यार, हमें इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए बस। आप इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बाउंड्रीज़। अगर आप जॉइंट सिस्टम में हो, आपको बाउंड्री डिसरिस्पेक्ट किए बगैर बनाना आता है कि नहीं। और बाउंड्री किन चीज़ों की होती है? बाउंड्री इसलिए नहीं होती कि आपने किसी को अपने से दूर कर दिया, गेट लगा दिया। बाउंड्री इसलिए होती है ताकि आप रिस्पेक्टफुली उनसे कम्युनिकेट कर सकें, अपनी नीड्स भी और उनकी नीड्स समझ सकें। चौथी चीज़ डिसीजन मेकिंग। देखो यंग है ना, अभी से अगर फैमिली प्लानिंग और ऐसी चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जाता है, क्यों डिस्कशंस नहीं होते? फाइनेंस पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें जो शादी से पहले होनी चाहिए, बट अक्सर कपल्स जल्दबाजी में, इमेच्योरिटी में जल्दी शादी कर लेते हैं। बस उस वक्त शादी से पहले यही बातें होती हैं, बट उस वक्त क्या पकाया है, क्या पहना है, 14-14 घंटे फ़ोन हो जाएगा। मेरे बेबी ने थाना थाया। हाँ एग्जैक्टली, थाना थाया हो रहा था सारा टाइम। सो इस चीज़ में निकल जाता है। निदा, इमेजिन के जितने जहेज़ की चीज़ें जमा हो रही होती हैं, जैसे गज़ल ने कहा, मेरी ये कोशिश है और मैं लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट यानी अपने माइंडसेट पे काम करो, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करो। आज दुनिया इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों को अच्छे पोस्ट्स और अच्छी तनख्वाह पे रख रही है, ठीक है। लड़का हो लड़की हो, डज नॉट मैटर इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। आप लीडरशिप, जी हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। सो उनके लिए कंक्लूजन ये है कि दे आर एट अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट
इन्वेस्टिंग इन देमसेल्व्स, खुल के बात करें, कंप्लेनिंग, नैगिंग और झगड़े, ऊंची आवाज़ और घर छोड़ के चले जाना, इट विल नॉट वर्क। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो हमने काफ़ी कुछ समझा दिया, सिखा दिया। और एक पॉइंट जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगी, क्योंकि मैं कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रही हूँ, और जब मैं इस एज में थी तो मुझे एक छोटी बात बहुत बड़ी लगती थी, और जब मैं मैच्योर हुई तो मैं अपनी उन चीज़ों पर हंसती हूँ। मेरी अम्मी मुझे उस वक्त कहती थी, जब तुम मैच्योर होगी तो तुम में हंसी आएगी अपनी इन बेवकूफ़ियों पर। और जब मैं मैच्योर हुई तो मैंने कहा, हाय मैं उस बात पर नाराज़ हो गई थी, हाय मुझे वो बात बुरी लगी थी, ये तो कोई बात ही नहीं है। सो शायद इसी को मैच्योरिटी कहते हैं, जब आपको अपनी पिछली नादानियाँ जो हैं वो... मेरे दही बड़े और छोले वाली बात। जी एग्जैक्टली। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं अपनी बेटी को भी और मैं सारी बच्चियों को यही समझाती हूँ कि अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाओ। छोटी छोटी बातें पकड़ के वो गोल्डन पीरियड ज़ाया नहीं करो। रूठना मनाना आपके 5-5 एक हफ्ता रूठने में निकल जाते हैं। आपने कितने घंटे, कितनी ज़िंदगी की कितने दिन मिस कर दी मेमोरीज बनाने और में। क्या आप वो मेमोरीज बना सकते थे। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं कहूँगी, निदा, हर चीज़ इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही मायने देना सीख लें, गिविंग द राइट मीनिंग इज़ अ चॉइस। यस, यू कैन गिव इट अ पॉजिटिव मीनिंग, यू कैन गिव इट अ नेगेटिव मीनिंग। अच्छा, अब एक और कपल हमारे पास मौजूद है इस वक्त। इनका नाम है साइमा एंड अजीम, और यहाँ कुछ दिल टूटना और जोड़ना का मसला कुछ और है। तो चलें चलते हैं इस मसले की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वाली कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। सो ये दिल जो है, जो जुड़ा हुआ था, ये क्यों टूटने की तरफ आ रहा है? क्या रीज़न है? देखें, मैं बताता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मेरी शादी कैसे हुई। शादी हुई, मेरी मदर जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी। अच्छा। और इत्तेफाक से इनकी मदर भी वहाँ हॉस्पिटलाइज थी। तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त आए थे, तो वो मैच मेकर हैं। अच्छा। तो वो इनकी फैमिली को जानते थे। अच्छा। तो ये वहाँ से गुजरी तो इन्होंने उनको सलाम किया। अच्छा, मेरी मदर ने ऑलरेडी उनसे कहा हुआ था कि कोई रिश्ता हो तो मेरे बेटे के लिए बताइएगा। अच्छा। मैं घर का इकलौता बेटा हूँ, मेरी 3 सिस्टर है। तो मैंने इनको देखा तो मुझे अच्छी लगी। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि जो लड़की आपको सलाम करके गई है और मुझे अच्छी लगी है यार। हाँ। मैंने अपनी अम्मी से भी कहा, उनसे भी कहा, तो प्लीज़ अगर उनके लिए कुछ हो सके। कह रहे अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। फिर वो बात हुई, फिर उसके बाद हमारा मतलब रिश्ता हुआ, और रिश्ते के बाद फिर यही आप लोग की अरेंज अरेंज हुई थी, निकाह हुआ था पहले। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम्स आए और कहा कि रिश्ते को ख़त्म कर देते। फिर मैं अड़ गई थी, क्योंकि मैं इनसे बात करने लगी थी निकाह के बाद। अटैचमेंट हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा नहीं करूँगी तो इनसे ही करूँगी, फिर नहीं करूँगी किसी से भी शादी। फिर इस तरह हमारी जो निकाह के बाद क्या आए थे प्रॉब्लम्स? कुछ ऐसे प्रॉब्लम? वो फैमिली में मतलब कुछ ऐसे थे कि कहीं और होनी थी, वहाँ नहीं, नहीं चाह रहे थे कि मतलब हमारी जो है ना वो मतलब निकाह तो हो गया था कि इनकी रुखसती हो या आगे कंटिन्यू करें। मेरे भाई भी नहीं चाह रहे थे कि इनसे। इनके भाई भी क्या हुआ अब शादी के बाद? कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 15 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। और रीज़न ये है, देखें औलाद नहीं है अभी तक हमारे ना। अच्छा। तो मेरी मदर मुझे मतलब काफ़ी दिनों से फोर्स कर रही हैं कि आप दूसरी मैरिज कर लें, सेकंड मैरिज कर लें, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कि मैं उनको टाल रहा हूँ। और नहीं, ये एग्री है, मैंने खुद सुना है। नहीं एग्री, देखें उस सेंस में वो, देखें मेरी मदर है ना, मुझे उनका भी दिल रखना होता है ना। और मैं ये भी कंसिडर करता हूँ, इनसे एडवाइस लेता हूँ कि भाई देखें, अगर मैं कर सकता हूँ, अगर ये मैं आप दोनों के हकूक़ पूरे कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, मैं आपको एक ही घर में रखूँगा, आपके हकूक़ भी पूरे करूँगा, उनके हकूक़ भी पूरे करूँगा। अगर इसमें नाइंसाफ़ी होती है तो फिर आप मुझे कह सकती हैं। तो अगर सेकंड भी हुई और आप फिर आपकी खुदा ना खास्ता फिर ऐसा हुआ कि औलाद नहीं होगी तो फिर क्या होगा? देखें आप लोग ये होता है डॉक्टर के पास गए, प्रॉब्लम्स क्या हैं वो टेस्ट कराया, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। टेस्ट हमने भी सब करवाए, टेस्ट करवा चुके हैं। थोड़ा सा मसला मेरे साथ ही है, पीसीओएस का मसला इनके साथ मसला है, मेरे साथ इसका मतलब आप देखें, मैंने 15 साल बहुत खूबसूरत गुजारे अपनी ज़िंदगी में, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तमाम ज़िंदगी ऐसी गुजरे। कोई भी औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अभी भी, और इनका पूरा ख्याल रखता हूँ और बहुत मोहब्बत से हमने 15 साल गुजारे। लेकिन इनकी कुछ चीज़ें भी हैं निदा, देखें मैं आपको बताऊँ, अब खुल के मैं बता देता हूँ आपको, ये पहले जैसी नहीं रही हैं। ये एक तो इरिटेट होने लगी हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को उनके साथ गुजर रही है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, आई डू अंडरस्टैंड। मेडिकली जो प्रॉब्लम है वो जिस तरह आप नहीं हजम कर पा रहे, उनकी तो बॉडी में चीज़ देखिए ना, आई डू अंडरस्टैंड। वो चीज़ मेरे साथ भी तो है ना, मुझे भी तो औलाद की ज़रूरत है ना। लेकिन मैं इस चीज़ को
बर्दाश्त करता हूँ ना, ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, इनको बाहर लेके जाता हूँ, या आप बिलीव करें ऑलमोस्ट हम अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये इस पर भी एग्री। देखिए अडॉप्ट करने में ये होता है अपना ब्लड तो नहीं होता ना, अपना ब्लड तो अपना ब्लड होता है। आई डोंट वांट टू। पर मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, किस तरह करूँगी? अगर ये कर भी लेंगे तो शायद फिर मेरी ज़िंदगी कैसी होगी? नहीं ऐसा नहीं, ये वादा तो कर लेंगे कि उसी तरह रहेंगे, वैसी ही मोहब्बत देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकी काउंसलिंग भी कर रहा हूँ जितनी मुझे आती है। मैंने साइकेट्री थोड़ी सी पढ़ी हुई है, तो मैं काउंसलिंग भी कर रहा हूँ इनकी, उनको समझा भी रहा हूँ, और मैं अपनी अम्मी को भी समझा रहा हूँ। तो अब देखें क्या नतीजा निकलता है। रिजल्ट में फंसा हूं बीच में। समझा रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं ना कि इसकी भी बात मानना, बोला है, हाँ। वो भी समझा रहा हूँ, तो आखिर आप क्या चाह रहे हैं? इन्होंने मुझे कहा था कि मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम है। अभी भी है, तो फिर दूसरा क्यों आ रहा है बीच? देखिए दूसरा मुझे नहीं पता था कि ऐसा मामला होगा, ठीक है। मेरी जो विल है ना वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि औलाद हो, ठीक है, और सेकंड मैरिज अगर करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इनको अगर दोनों को हुकूक दूं बराबर, दोनों को इंसाफ दूं, दोनों को अच्छा लग रहा है कि बराबरी हो सकती है? आपको लग रहा है? मेजॉरिटी औरतें और स्पेशली एक दिल टूटी हुई औरत कभी बराबरी को तो तसव्वुर ही नहीं कर सकती। मेरा आपसे एक सवाल होगा, वो ये होगा कि आपने बात करते हुए कहा कि जी मेरी वालदा इंसिस्ट कर रही हैं और आप घर के इकलौते भी हैं, मतलब बहनें हैं, आप बेटे एक ही हैं, राइट। आप लोगों ने ज़ाहिर है इन्होंने बताया कि इनको PCOS है। देयर आर मैनी वुमेन विद PCOS जो कि ऑप्ट करती हैं IVF के लिए, ठीक है। IVF इज़ स्टिल एन ऑप्शन, इसके कि आप एक खातून से शादी करें, उनके साथ भी बच्चे पैदा करें और किफ़ालत में दो घर आपके पास शामिल हो जाएं और आपके अपने घर वाले भी, पेरेंट्स भी हैं। सो उससे कहीं बेहतर ये नहीं है कि अपने ही खून मत करें अडॉप्ट, लेकिन IVF के अटैम्प्ट्स तो करें। बताया नहीं आपने, कर चुके हैं हम वो लोग। IVF एक सर्टेन टाइम के बाद हो जाती है, सक्सेसफुल होती है। कराची पाकिस्तान में हम लाहौर में नहीं हुआ, वो भी लाहौर गए थे, 2 अटेम्प्ट कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ यहाँ भी है। अच्छा अगर हम यहाँ ये बात करते हैं, ये तो सारी चीज़ें करके, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन में कोई आदमी आ जाए, हाँ, तो वो अपनी औरत को कैसे तैयार करे दूसरी शादी के लिए? देखिए जो मोनोगमस है वो कभी दूसरी शादी के लिए राजी नहीं होगी, ठीक है। ये अच्छी बात है कि ये चीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी नहीं कर लिया, हाँ, ठीक है, इनके ऑलरेडी कहीं और औलाद नहीं है, हाँ। डिवोटेड हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जी मैं माँ को भी समझा रहा हूँ, इनको भी समझा रहा हूँ, और आज भी मेरी ज़िंदगी में यही है फ़िलहाल। औलाद एक तोहफ़ा है, किसी को अल्लाह मियाँ देता है, किसी को नहीं देता, उस पर हमारा जोर नहीं है। जो मेडिकल साइंस जितनी तरक्की कर चुकी है वो आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं, बट आप जैसे निदा ने कहा कि जी दूसरी शादी के बाद भी अगर नहीं होता तो क्या तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, क्या देयर इज़ नो एंड टू इट। सो जो आप दोनों की इस वक्त रिश्ते की सूरत हाल है, उसमें दिल में रिजेंटमेंट इसलिए आ रहा है कि ये मेरे अलावा किसी और का सोच कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं शेयरिंग नहीं करना चाहती। उनका मसला औलाद ना होना नहीं है, उनका मसला मेरा हस्बैंड मेरे साथ शेयरिंग पे आ जाएगा, ये है मसले की नौयत। बिल्कुल पर ऐसा क्यों नहीं होता जब मर्द नहीं कर पाता पैदा, औरतें तो दूसरी शादियां नहीं करती? हमेशा उल्टा ऐसा ही क्यों होता है कि जी औरत नहीं पैदा कर सकती? बहुत कपल्स में मर्द नहीं पैदा कर सकते, हाँ। मर्द तो टेस्ट कराने भी नहीं जाते, नहीं जाते, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों नहीं होता? ये तकलीफ एक तो अल्लाह की तरफ से तकलीफ वैसे ही मिल रही है कि वो माँ नहीं बन सकती, और फिर दूसरी तकलीफ ये तकलीफ दोनों के लिए, जिंदगी खत्म हो गई ना। तकलीफ दोनों के लिए, औलाद दोनों के लिए है ना। दो लोग मिल के एक प्रोडक्ट बना रहे, तो अगर नहीं कर पा रहे तो तकलीफ दोनों की है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि औरत की तकलीफ ज़्यादा है, ठीक है। सो तकलीफ दोनों की है, ख्वाहिश भी दोनों की है। दुआओं के आगे कोई और चीज़ नहीं होती, ठीक है। अल्लाह मियाँ ने ही नवाजना है। हाँ, लाइक आई सेड, मेडिकल साइंस आपकी एक हद तक हेल्प कर सकती है। उसके बाद आप दोनों की अपनी आपस में जितनी जहनी हम आहंगी है, इसमें एक फैक्टर ना पॉलीगमस और मोनोगमस का भी आ जाता है। मर्द पॉलीगमस ज़्यादा होते हैं, औरतें मोनोगमस ज़्यादा होती हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ट्रांसलेट करके बताएं ताकि अच्छा, ओह सॉरी, हाँ, तो औरतें 80% औरतें चाहेंगी कि वो एक ही शख्स के साथ अकेली बीवी के तौर पे रहें।
जबकि अराउंड 50 to 60% यानी ज़्यादा मेजॉरिटी मर्दों की है वो। मैं इसमें रिलीजन का भी नहीं ला रही, बट एक जनरल परसेप्शन दे रही हूँ कि वो मतलब कुछ लोग रिलीजन को क्रच बनाते हैं ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही, बट वो ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हाँ हम बेअक वक्त 2 ख़वातीन को, 3 ख़वातीन को, 4 को अपने निकाह में रख सकते हैं, और हम लाइक यू सेड अल्लाह ने इतना दिया है कि हम दोनों को बराबरी कर सकते हैं। मेरा डिलेमा यहाँ आता है कि अभी तक मेरी प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हुआ, देसी कल्चर में, मैं देसी इसकी कोच हूँ, ठीक है, देसी कल्चर में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मोनोगमस औरत कबूल कर ले। हाँ ये ज़रूर हुआ है कि वो ये इजाज़त दे देती है कि आप कर लो शादी, लेकिन फिर मेरे साथ रिश्ता ख़त्म, क्योंकि मैं किसी और को अपने साथ शरीक नहीं करूँगी, ठीक है। सो ये इंतहाई इंटीमेट मामला है, ये इंतहाई पर्सनल डिस्कशन होगा आपका कि आपको तय करना होगा मेरी बहन कि आपको इन्हीं के साथ रहना है, फिर जिस भी हाल में रहना है खुशी से रहना है। वो जो हालात आपके लिए प्रिपेयर करेंगे क्या आप उसमें खुश हो? हाँ, फ्यूचर अपना सिक्योर करना आपका हक है, किस तरह से आप अपना फ्यूचर सिक्योर करोगी अगर ये कदम लेते। क्या देखें, पाकिस्तान से बाहर अरब ममालिक में ऐसा होता है, बहनें बन के रह जाती हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं, कल्चरल तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट मैंने लाइक आई सेड देसी कल्चर में, हमारे कल्चर में मैंने ऐसा बहुत कम देखा है, क्योंकि इससे वही बात दिल टूटता है। किस तरह से मनाना है, देखें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर इनको नहीं शेयरिंग करनी, ये नहीं राज़ी होंगी, ये आपकी बैटल अलग किस्म की है, ठीक है। बट क्योंकि ये इंतहाई इंटीमेट मामला है, कई ऐसी बातें जो इस वक्त हम शो पे बैठ के नहीं पूछ सकते, नहीं बता सकते, वो आपस में आप लोगों को फिर भी डिस्कस करने, और इसमें यकीन माने आपकी वालदा का कोई रोल नहीं है, ये डिस्कशन आप दोनों के बीच का है। औलाद की ख्वाहिश, ग्रैंड पेरेंट्स चाहते हैं जी पोते पोतियाँ नवासियाँ खिलाएं, नहीं वो तो चाहेंगे कि एक डजन हो जाएं, एग्जैक्टली, उनको पालेगा कौन, उनको अच्छा पाल भी लेंगे, हस्बैंड वाइफ जो है, ठीक है, पाल भी लेंगे, बिल्कुल। सो सेगमेंट प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है निदा, बट ये प्रॉब्लम इन्हीं दोनों ने डिसीजन मेकिंग से सॉल्व करना है। एक छोटा सा आपको टूल बता देती हूँ, अल्लाह करे कि आप लोगों के काम आ जाए। जब भी आप ये सोचें आप अलग और आप अलग, लिख के करें क्या होगा अगर मेरे मियाँ दूसरी शादी करते हैं, और इसकी पूरे कॉन्सिक्वेंसेस सारे आप लिखेंगी 10 से ज़्यादा। क्या होगा, क्या होगा अगर मेरे मियाँ शादी नहीं करते, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस लिखेंगी अगेन 10 से ज़्यादा। क्या नहीं होगा अगर मेरे मियाँ शादी करते हैं, क्या नहीं होगा अगर मेरे मियाँ शादी नहीं करते। सुनने में ये सेम लगेगा, बट रिकॉर्डिंग में जाके रिपीट में ज़रूर देखना, क्योंकि इन चारों सवालों की नौइयत बिल्कुल फ़र्क है। 2 सवाल आपके कॉन्शियस माइंड को एंगेज करेंगे और 2 सवाल आपके अनकॉन्शियस माइंड को एंगेज करेंगे। इसके जवाबों के बाद जब आपके पास कम से कम भी 40 जवाब आ जाएंगे हर खाने में, तब आप दोनों शेयर करेंगे कि जी मैंने ये जवाब लिखे हैं, मैंने ये जवाब लिखे हैं, डिस्कशन, एंड उसकी बेसिस पे आप एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर एडवाइस, थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी ये हमारा टूटे हुए दिलों को जोड़ने का प्रोग्राम चल रहा था, और ये जो प्रोडक्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये भी टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है। सो कुहासा के साथ हमारे पास हैं याले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और आज मैं जिन चीज़ों के साथ आई हूँ, दीज आर माई फेवरेट थिंग्स टू टॉक अबाउट। हाँ अच्छा, कुहासा में पहले तो मैं परफ्यूम्स की बात करती थी, लेकिन बॉडी स्प्रेज, बॉडी स्प्रेज, आप जो है स्किन केयर पे भी हम बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली अच्छा, अक्सर जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं और ये दे टॉक अबाउट स्किन केयर, तो वो बहुत क्लीशेड बात होती है ना, लोग समझते हैं कि भाई ये सेलिब्रिटीज़ के पास तो इतना एक्सेस है हर चीज़ का, तो वो क्यों सच्चाई बोलेंगे। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताती चलूँ कि ये इन्होंने मुझे जो है ये बहुत पहले भेजे थे, जब इनके नए नए लॉन्च हुए थे। दिस इज़ अ कोरियन स्किन केयर सिचुएशन जो कुहासा ने लॉन्च किया है, एंड आई हैव बीन यूजिंग दैट। और आज मैं इनका ये कुहासा का सनब्लॉक जो है 50+ SPF वाला लगा के आई हूँ, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। सो माई फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ SPF। उसके बगैर जो है आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जो आप रोशनी में भी यहाँ पे भी बैठी हुई है ना, बल्कि कहा गया है कि आप चूल्हे के सामने भी आपको सनब्लॉक लगा के जाना चाहिए, क्योंकि उसकी शुआएं भी आपको इफेक्ट करती है।
अच्छा, क्या सनब्लॉक लगा के क्या मुंह धो लें थोड़ी देर बाद तो भी उसका असर रहेगा कि नहीं? नहीं बल्कि सनब्लॉक जो है ना एवरी 2 आवर्स आपको लगाना होता है। हाँ। सो अब तो बहुत सारी दुनिया में स्प्रेज भी आ गए, बट हम जो है वो लकी हैं एज एन सेलिब्रिटीज़ कि हम सनब्लॉक लगा के मेकअप करते हैं तो हमारा थोड़ा डबल टाइम हो जाता है, ज़रा ज़्यादा देर तक चलता है। सो पहले तो कोरियन स्किन केयर तो एवरीवन नोज दैट कितना इफेक्टिव है, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज़ कि ब्राउन स्किन टोन जो हमारी है उसको ये वेस्टर्न स्किन केयर जो है वो सूट नहीं करता, क्योंकि पिगमेंटेशन का फ़र्क है। हाँ। ठीक है। और कोरियंस भी कोशिश यही करते हैं कि वो जितना ज़्यादा हम धूप से बचें ना, अंग्रेज़ों को तो शौक है कि वो धूप में जाके पड़ जाते हैं और शायद उनको कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे क्योंकि मेलेनिन ज़्यादा है स्किन में, सो हमें इनके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा सूट करते हैं। अच्छा। ठीक है। सो मैं आई एम अ टोटल कोरियन स्किन केयर बफ। मेरा अपना भी ब्रांड है तो मेरी हमेशा रिसर्च इसी तरफ रहती है कि कहाँ कौन से इंग्रेडिएंट्स बेहतर है। हाँ। सो जो इनकी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, जिसमें ये सनब्लॉक है, इसमें सिरम्स हैं, देन दे हैव अ राइस वाटर फेस वॉश विच इज़, अगर आप लोग राइस वाटर की अफादियत जानते हैं तो लोग जनरली खुद राइस वाटर की चीज़ें घर पे बना रहे हो तो इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि राइस फर्मेंट हो, उसके बाद उसमें से पानी निकालें, उसके बाद फिर मास्क बनाएं। आपके पास अब ये ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ फेस वॉश, जो कि कोहासा के पास से अफोर्ड। अच्छा, एक तो तुमने सनब्लॉक का नाम लिया कोहासा के, फिर दूसरा तुमने राइस फेस वॉश, राइस वाटर फेस वॉश रखा हुआ है यहाँ पे। जी। सो अब ये जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो या इसकी निटी ग्रिटीज़ है उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगी, बट मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत हाइड्रेटिंग है और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जनरली फेस वॉशेस ये करते हैं कि दे स्ट्रिप यू ऑफ योर नेचुरल ऑयल्स ऑल्सो, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। ठीक है। क्योंकि मुंह धोने को तो आप साबुन से भी धो लें, लेकिन फिर साबुन से मुंह धोने के बाद जब वो पपड़ियाँ बन जाती हैं तो उससे कैसे बचें? अच्छा, अब एक तो सनब्लॉक हो गया, एक राइस फेस वॉश हो गया, और क्या चीज़ें हैं? एंड देन वी हैव सिरम्स। नाउ आई एम अ वेरी बिग कॉन्सियर ऑफ सिरम्स बिकॉज स्किन केयर की, और स्पेशली कोरियन स्किन केयर तो 9 स्टेप रिजीम है इनकी। वो हम लोग नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं हमारे पास भाई, और ना मैं करती हूँ। सो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आपकी स्किन केयर में अगर एक अच्छा सिरम, फेस वॉश तो आपने क्लेंजिंग के लिए यूज़ करना ही है, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और एक अच्छा टोनर आ जाए तो यूर सेट। टोनर नहीं भी हो उसको भी अवॉइड कर दें, कोई मसला नहीं है, बट आपका सिरम एक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। सो मेरे फेवरेट वैसे इंग्रेडिएंट जो है, एक तो नाइसिनामाइड है एंड देन विटामिन सी है। ओके। और विटामिन सी का यूसेज ये है कि ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग टोन भी देता है, यानी कि गोरा नहीं करता। वो लोग जो जनरली समझते हैं कि भाई मैं सडनली कॉकेशियन बन जाऊंगी, वो नहीं होगा, लेकिन आपकी इवन स्किन टोन होगी। एंड ये जल्दी नहीं होगी तो वैसे ही आप ग्लो आ जाएगी। बिल्कुल, है ना? एब्सोल्युटली। क्योंकि विटामिन सी यूज करने से मुझे ऐसा लगता है जैसे वाकई चमकने लगता है चेहरा। जी, वो जो ग्लास स्किन जो कोरियन जो प्रमोट करते हैं, नाइसिनामाइड से पोर्स कॉन्ट्रैक्ट। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये मिसकंसेप्शन है जो लोग समझते हैं कि नाइसिनामाइड से जो है वो पोर्स आपके सेम ही साइज़ के रहते हैं, बट क्योंकि जब आपकी स्किन हेल्दी और प्लम्प होती है तो वो पोर्स आपको मिनिमाइज लगते हैं। जब डिहाइड्रेटेड होती है तो वो पोर्स ज़्यादा बड़े लगते हैं। बिल्कुल। और जब आप स्पेशली मेकअप करते हो ना तो मेकअप भी डिहाइड्रेटिंग होता है। ठीक है। तो उससे पहले आई थिंक आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, अब ये जो मैं सिरम की बात कर रही हूँ, विटामिन सी जनरली डे टाइम में लोग इस्तेमाल करते हैं, यू कैन यूज़ इट एट द नाइट ऑल्सो, बट देयर इज ऑल्सो अ रेटिनॉल सिरम विच यू कैन ओनली यूज़ एट नाइट। सो वो रेटिनॉल सिरम भी इनके पास मौजूद है। सो दे हैव अ होल डे एंड नाइट वाला रिजीम। आई हैव यूज्ड देयर रेटिनॉल सिरम एंड जनरली रेटिनॉल सबको सूट नहीं करता, बट ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है ऑन योर स्किन। लाइक मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे इससे कोई इरिटेशन नहीं हुई, तो आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताती चलो रिदा, क्योंकि अब ये मौका है और आई नो लोग वैलेंटाइंस डे में बिलीव नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं करते भाई? मोहब्बत का दिन है जिसमें आप अपने माँ बहनों, अपने दोस्तों, हर किसी के लिए तोहफे ले सकते हैं। सो कोहासा की एक डील है जिसमें आप 4000 में 2 परफ्यूम्स ले सकते हैं, यानी कि अपने लिए भी अगर आपको चाहिए और अपने सिग्निफिकेंट अदर या अपनी अम्मी को देना है या बहन को देना है। और इसके साथ साथ 2500 में आपको 3 स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। ज़बरदस्त। और मैं पूछना चाह रही थी कि सेम डे डिलीवरी हो जाएगी, बिकॉज सिंस आज 13th है और कल 14th है, तो मैं आप लोगों के लिए जो स्पेशली कराची वाले हैं उनके लिए सेम डे डिलीवरी भी करवा दूंगी अगर आप अभी ऑर्डर करें ऑनलाइन जाके तो। हाँ ना, बस अभी जैसे शो खत्म हो फौरन फ़ोन उठाइए। डिलीवरी कैसे करें? मतलब डिलीवरी नहीं, सॉरी, ऑर्डर कैसे करें? ऑर्डर आप ऑनलाइन जाइए कोहासा की वेबसाइट पे और आप अपने कार्ट में डालिए चीज़ें। ऑर्डर तो सबको करना आता होगा, मेरी अम्मा भी ऐसे ऑर्डर। अच्छा, अब परफ्यूम्स के बारे में बताओ। परफ्यूम्स या मतलब लाइक गिफ्ट्स में ना स्किन केयर तो हो गया, बिल्कुल, परफ्यूम्स भी कौन कौन से हैं जो रेकमेंड करोगे? अच्छा जी, मेरे जो 2 फेवरेट हैं, वैसे तो मैंने अभी निदा को ब्रेक में यही बताया था
कि द साइंस बिहाइंड परफ्यूम्स इज के जो आदमियों के लिए परफ्यूम्स बनते हैं वो औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, और जो औरतों के लिए परफ्यूम्स बनते हैं वो आदमियों को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। और मैं भी अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो आदमियों के परफ्यूम्स ही लगाती आई हूँ। मुझे भी खुद इतने पसंद है। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता था ये, फिर जब मैंने रिसर्च की, और स्पेशली आप यूट्यूब पे अनगिनत चैनल्स हैं जिसमें लोग आपको ये चीज़ें बता रहे होते हैं। सो आदमियों के परफ्यूम्स इनके पास जो है वो बहुत अमेजिंग है। अभी स्पेशली एक टबैको है जो मैंने अभी लगाया हुआ, इट्स सो नाइस, इट्स ऑलमोस्ट फ्लोरल। कहाँ गया ये रहा, ये देखिए, इट इज फ्लोरल भी है, मस्की भी है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा भी है। अब मैं कैसे इसको डिस्क्राइब, मिक्स नोट्स हैं सारे। यस, बट इट्स रियली, इट्स एक्चुअली वेरी यूनिसेक्स। आई थिंक ये इंटेंस मैंने दिया आपको, टबैको नहीं दिया, टबैको ही है। इंटेंस भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। सो ख़वातीन में मेरे फेवरेट जो हैं वो दो हैं, मूनलाइट एंड ऑर्चर्ड। मूनलाइट जो है वो जैसे नाम से जाहिर है, इट्स स्लाइटली इंटेंस परफ्यूम, और इंटेंस परफ्यूम्स आप रात को इस्तेमाल करते हैं। एंड जो ऑर्चर्ड है वो थोड़ा सा स्पाइसी सा है, एंड दैट इज़ meant to be used in the day time. But obviously आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप डे टाइम में जो भी इस्तेमाल करना चाहें। बट मूनलाइट अगर आप दिन में इस्तेमाल करेंगे तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसका नाम मूनलाइट है और मैं डे में यूज़ कर रही हूँ। So yeah, so perfumes is something that you know I feel कि आदमी और मर्द का और औरत का नाम नहीं देना चाहिए उसको, they all unisex, जो भी आपको पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई डील्स हैं और वो कब तक चलेंगी? अच्छा, डील जो मैंने अभी आपको बताया कि 4000 में जो है आप 2 परफ्यूम्स ले सकते हैं, इनमें से कोई भी, और 2500 में 3 स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, जिनके बारे में मैंने भी बताया। तो प्लीज ले लीजिए, ये डील्स हैं। और ये कब तक चलेंगी हमारी डील्स? टिगर पे चल रहा है, टिगर पे चल रहा है। मैं ना बोलूँ कुछ, टिगर पे चल रहा है। नहीं, कितने दिन तक चलेगी? ये नहीं चल रहा। दिस मंथ, 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए। लगता है कि ईद के तोहफे भी खरीद भाई खरीद लेना, जमा कर लें, और क्या, खत्म हो जाता है स्किन केयर, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। सो ये थे कुहासा की कहानी जी, याले की ज़बान, लिटरली, है ना? बिल्कुल। और जो इनकी वेबसाइट है जहाँ आपने ऑर्डर प्लेस करना है वो बैंड में चल चुकी है। बिल्कुल, इस तरह ऑर्डर प्लेस करें। अभी जैसे ही शो खत्म हो फौरन अभी कर लें, ऑर्डर करें। आप तो टीवी पे देख रहे हैं ना शो, हाँ, ताकि कल तक आपको मिल जाए, आप तक डिलीवर हो जाए प्रोडक्ट। बिल्कुल, मैंने तो उनको कह दिया कि मैं पैक करके अपने साथ लेके जा रही हूँ सामान, बिकॉज परफ्यूम्स। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँ कि जब से कोविड आया और जब से दुनिया भर की प्राइसेस हमारे लिए अब एक्सपेंसिव हो गई, लाइक अब डॉलर का कन्वर्जन रेट ऐसा है कि 3 टाइम्स हो गया। सो जो लोग अब हाई एंड के परफ्यूम्स इस्तेमाल कर रहे थे तो वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते। आई डोंट वांट टू अफोर्ड देम। मैं चाहती हूँ ज़्यादा परफ्यूम लगा के आऊँ, तो वो कैसे? वो तो कंजूसी में रखा हुआ है। अब आपको अगर 4000 में 2 परफ्यूम्स मिल रहे हैं, और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि मैं लगाती हूँ, और इसका जो लॉन्जेविटी है, वो जनरली हम लोग एक्सपेंसिव परफ्यूम्स इसलिए बाय करते हैं क्योंकि लॉन्जेविटी होती है। सो इसकी लॉन्जेविटी है, और आप जब खरीदेंगे और अपने पास रखेंगे और किसी को तोहफा भी देंगे तो आपकी वाह वाह भी होगी। थैंक यू सो मच याले। नो प्रॉब्लम। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको समझ आया हो और उसको अपनी ज़िंदगी पर आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो हमें दुआएं दे दीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमने कोशिश की टूटे हुए दिलों को जोड़ने की। It was very nice and very informative. Thank you. खुदा हाफिज़।